हेलो एवरीवन। बेटा थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था इसलिए लेट हो गया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। हमें पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा अचानक क्लास के समय में ही। चलो एनीवन जिसने मिस कर दिया अपने फ्रेंड को बताने के लिए, तो जल्दी से अपने फ्रेंड को बता दीजिए और जल्दी से सबको ज्वाइन करवाओ। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत मजेदार सेशन है। और ये हमारा बेटा हमने ऑलरेडी आपके YouTube में फ्री वोकैब करा दिया है, और वो भी GIF वोकैब। कैसे है GIF वोकैब बेटा? ये विजुअल इफेक्ट से होता है, और हम इसमें आपको एक कोई बहुत बढ़िया सा कोई फोटो लगा देते हैं जो GIF में चलता रहता है, और आपको लगेगा देख के कि यार ये तो सही में बहुत बढ़िया तरीका है दिमाग में बिठाने का, क्योंकि पिक्चर आपके दिमाग पे बहुत जल्दी असर करता है। एक कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स, यानी 1000 शब्द बोलने से अच्छा एक पिक्चर दिखा दो, दिमाग में जल्दी फिट होगा। देखो जरा ध्यान से, मैं सामने से हट जा रही हूँ, जरा देखो इस टॉम को। ये टॉम क्या कर रहा है? ऐसे जीभ चढ़ा रहा है, जीभ निकाल रहा है और मुंह चढ़ा रहा है, राइट? इसका मतलब ये कर क्या रहा है? ही इज जस्ट बैंटरिंग। बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, परेशान कर रहा है, उसको रैगिंग कर रहा है, बल्कि वो कर क्या रहा है? वो गुड नेचर्ड टीजिंग है, टीज कर रहा है एंड जोकिंग है, मजाक कर रहा है, बस और कुछ नहीं। सो बैंटर इज बस ऐसे मजाक करना जिसमें आप भी हंसो, अगला भी हंसेगा और दोनों को हंसी आएगी। सो दिस इज बैंटरिंग। देखो एग्जाम्पल किस तरह से मैंने यूज किया है। नाउन और वर्ब दोनों है बैंटर, ध्यान दो, बैंटर दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों है। और देखो जरा क्या है, शी लाफ्ड एंड बैंटर्ड द गेस्ट्स बट आई डिडंट लाइक दैट। कभी कभी होता है आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप उनके साथ हंसते हो और उन पर भी हंसते हो, मजाक करते हो, तो कहा क्या मैंने कहा शी लाफ्ड, वो हंस रही थी, एंड बैंटर्ड इसका मतलब मजाक उड़ा रही थी या मजाक कर रही थी गेस्ट से, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। देखो यहाँ बैंटर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लाफ्ड एंड बैंटर्ड, देख रहे हो? आई लव लिसनिंग टू हिज लाइवली बैंटर। लाइवली मतलब होता है जो बहुत मतलब एक तरह से लाइव की तरह है ना, बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ जो बैंटर से उसके, वो मैं पसंद करता हूँ। तो ये ध्यान रखो, बैंटर का मतलब परिहास भी है और परिहास करना भी है। देखो इसको दिमाग में फिट करो बेटा, इसको अपने दिमाग में फिट करो। सबसे पहले मैं इसलिए बोल रही हूँ दिमाग में फिट करने के लिए, क्योंकि आप इसको देखो और बैंटर द टॉम, दिस कैट टॉम इज बैंटरिंग, टॉम इज बैंटरिंग, टॉम इज बैंटरिंग, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है? नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, मैं सामने से इसलिए हट जाती हूँ कि आप जरा इसको ध्यान से देखो कर क्या रहा है। ये शिनचैन है ना, इसकी माँ दोनों कान पकड़ के इसको अच्छे से उमेट रही है। देखो जरा ध्यान से, ऐसे तुम लोगों को पड़ता है ना घर में। बेटा रूट से मैं हमेशा कराती हूँ, बड़ी मुश्किल से GI वोकैब तैयार करके लाती हूँ मैं। GI वोकैब तैयार करने बेटा टाइम लगता है एंड बहुत मुश्किल होता है। जरा देखो एक एक वर्ड सोच के उसका GI वोकैब तैयार करना इतना आसान नहीं होता बेटा। जरा ध्यान से देखो, कान पकड़ के दोनों कान में अच्छे से चाबी लगा दिया जा रहा है। ऐसे कान पकड़ के आपकी चाबी लगती है ना स्कूल में बेटा, उसको कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट जो शरीर को दी जाती है, वो पनिशमेंट जो हमारे शरीर को दी जाती है उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में शारीरिक दंड कहते हैं। ध्यान से देखो, कॉर्पोरल पनिशमेंट हैज बीन बैन्ड इन स्कूल्स। बेटा ध्यान रखना, आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अब स्कूल्स में परमिटेड नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी खबर क्या होगी? तुम तो सब स्कूल पास कर गए ना, जो स्कूल में है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, वरना हमारे समय में तो कुटाई होती थी, है ना? याद रखना, कॉर्पोरल पनिशमेंट अब स्कूल्स में अलाउड नहीं है, and corporal punishment leaves a permanent dent on students' confidence। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि कहा गया, अच्छा डेंट समझते हो क्या होता है? आपकी गाड़ी में जब डेंट लग जाता है तो बड़ा दर्द होता है ना यार, गाड़ी में पीछे से एक ऐसे अंदर हो गया है थोड़ा सा, इसका तो डेंट लगना। तो वैसा ही डेंट स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में लग जाता है अगर उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता है। इसीलिए ये माना गया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट्स जो है ये परमानेंट डेंट आपके स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस में लगा देता है, इसीलिए कॉर्पोरल पनिशमेंट हैज बीन बैन्ड इन स्कूल्स। और देखो कॉर्पोरल पनिशमेंट का फोटो आप समझ सकते हो ना, क्या है? देखो, शिनचैन इज बीइंग गिवन कॉर्पोरल पनिशमेंट, एना हिज मदर इज गिविंग हिम कॉर्पोरल पनिशमेंट, राइट? समझ में आ रहा है? बोलो नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, एक मेरा स्पोकन का बैच आ रहा है बेटा, ये आपके GD में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग निभाएगा, आपको इंग्लिश बोलना सिखा देगा। और मेरा स्पोकन का जो बैच है वो 16 तारीख को आ रहा है, आप पहले ही करवा लेना। इसमें जो फी है बेटा 2499 है, और याद रखना ये फी में आप अराउंड 1-1 मेंटरशिप, मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर रहेंगी, 15-20 का ग्रुप बनेगा जूम क्लासेस में भी। आफ्टर 3 मंथ्स में आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाऊंगी। पहले तो सेंटेंस
फॉर्मेशन से और ग्रामर से, और उसके बाद फिर आप स्पोकन करोगे जब छोटे छोटे ग्रुप बना के आपको स्पोकन कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो बेटा, नेक्स्ट आओ, ये देखो किस तरह से ये टकलू बात कर रहा है, जरा देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। यस अनिमेश, 1 मिलियन हो गया बेटा। देखो जरा ये कैसे बात कर रहा है, अब बोल भी रहा है कि देखो मैं चुपचाप से धीरे से ऐसे करके बात कर रहा हूँ, है ना। जब आप कोई प्लानिंग बनाते हो अपने दोस्तों के साथ, ऐसी धीरे धीरे प्लानिंग बनाते हो, नहीं। देखो ध्यान से, जिसको कहते हैं क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है डन सीक्रेटली। अगर आपकी क्लैंडस्टीन मीटिंग हो रही किसी से, यानी किसी से मत बताना, है ना, किसी को पता ना चले हमारे क्लैंडस्टीन मीटिंग के बारे में। आई टुक अ क्लैंडस्टीन पीक एट द प्राइस टैग। गया मैं खरीदने के लिए, अगर मैं कहीं खरीदने गई हूँ, कोई कपड़ा कोई सूट खरीदने गई हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन दुकान देख के तो लग रहा है कीमत बहुत होगी, तो मैं धीरे से ऐसे करके देखूंगी कितना दाम है। क्लैंडस्टीन का मतलब सीक्रेट, क्योंकि जब सबके सामने देखते थे अच्छा अच्छा इसके पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तभी ऐसे देख रहा है प्राइस टैग को, है ना। तो इसीलिए धीरे से ऐसे क्लैंडस्टीन देखते हो, है ना बेटा। जो हमारा वॉल्यूम 1 है उसकी क्लास रात को 9 बजे चलती है, बुक खरीद लेना और मेरे से उसमें भी पढ़ लेना, ठीक है। और अच्छे लेवल तक पढ़ना है तो याद रखना आपको मेरा स्पेशल बैच लेना होगा। क्या बोल रहे हो? एनडीए 2 का नोटिफिकेशन आ गया, प्लीज इंग्लिश के तैयारी के लिए करवा दीजिए बेटा। हम लोग एनडीए का ही तो मैं आज वो करवा रही हूँ बेटा, उसमें 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम आता है, लेकिन आप मीनिंग समझोगे तब ना एंटोनिम करोगे, मीनिंग समझोगे तब ना सिनोनिम करोगे। तभी तो मैं कह रही हूँ आप सारे स्टूडेंट्स, सारे आप बिल्कुल 2 चीजें कर लो। एक तो केडी लाइव में जितने भी क्लासेस डल रहे हैं रिलेटेड डिफेंस हो, देखो, और कहोगे मैम इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं, कहाँ खोजूं? तो एक काम करना बेटा, आप लोग केडी डिफेंस ब्रिगेड ज्वाइन कर लो। केडी डिफेंस ब्रिगेड एक चैनल अलग से बना दिया है, उसको ज्वाइन कर लो, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ही क्लासेस दिखेंगे, ठीक है। सुनो बेटा, क्लैंडस्टीन मैंने क्या कहा? पीक मतलब होता है बेटा झांकना, यानी सीक्रेटली मैं झांक के देख लिया मैंने, यार प्राइस कितना है, कीमत कितनी है इसकी। The news of clandestine meeting was leaked by someone। भाई अमित शाह और कांग्रेस पार्टी के नेता के बीच में एक क्लैंडस्टीन मीटिंग होने वाली थी, पता नहीं किसने बाहर बातें फैला दी, है ना। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग। आया समझ में? बोलो कोई प्रॉब्लम? इसी तरह का कोई बैच हो? बैच की वैलिडिटी बेटा, ओके, बैच की वैलिडिटी बेटा, मेरे हर बैच की वैलिडिटी 1 ईयर होती है। और क्या पूछ रहे हो? एनडीए के सारे डिफेंस की रेगुलर क्लास हो रही है, सब टीचर्स रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। मैं भी वीक में 2 से 3 क्लासेस ले रही हूँ आप लोगों का। यार देखो तो ध्यान से, यार आदमी सब बह जा रहे हैं, बताओ, देख रहे हो क्या हालत होती है जब बाढ़ आता है, तो देखो तो सब लोग बह जा रहे हैं, गाड़ियां बह रही है, गाड़ी तो छोड़ो ना खड़ी है, आदमी देखो किस तरह से पकड़ के बहे जा रहे हैं। ये क्या है? ये बाढ़ है, ये प्रलय टाइप का बाढ़ है। प्रलय टाइप का बाढ़ को हम डिल्यूज कहेंगे। कहते हैं पानी जब दहलीज के पार कर जाए तो वो डिल्यूज आता है, तभी तो दहलीज के पार कर जाती है पानी, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द लैंड बाय वाटर, वाटर बिल्कुल ऊपर से बह के निकल रहा है लैंड से, ये डेल्यूज है। देखो ध्यान से, soon the stream, सेकेंड वाला पहले देखो, turned into a deluge due to heavy rain। जल्द ही जो पतली सी नदी की धारा थी वो प्रलय का रूप ले लिया, यानी बाढ़ का रूप ले लिया, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई थी, ठीक है ना। हेवी रेन के कारण जो पतली सी नदी होती है ना, वो भी बाढ़ का रूप ले लिया। The police received a deluge of complaints। लेकिन बेटा deluge का मतलब कहीं और भी तो यूज कर सकते हैं, यार क्या है ना, शिकायत की बाढ़ सी आ गई है यहाँ तो, राइट। कई बार कहते हैं ना कि भाई शिकायत की बाढ़ सी आ गई है, क्या हुआ है। कई बार हमारा ऐप में थोड़ा सा भी टेक्निकल ग्लिच होता है, शिकायत की बाढ़ आ जाती है, फिर हम लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इतने कंप्लेंट्स कौन संभाले, है ना। इसीलिए देखो, पुलिस रिसीव्ड अ deluge of complaints, एकदम शिकायत की बाढ़ सी आ गई पुलिस के पास, ठीक है। ये डिजास्टर का मतलब बेटा आपदा होता है, कौशल। आपदा में से देखो, आपदा में बाढ़ भी हो सकता है, प्रलय भी हो सकता है, सब सूखा होता है, आग भी हो सकता है ना, अर्थक्वेक भी हो सकता है। मैं इसमें स्पेशली बाढ़ की बात कर रही हूँ बेटा। बैंक पीओ का अलग से बैच आ रहा है, जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आया है उसके लिए। आप हमारा सबसे पहले बेटा, आपको सारे बैचेस की जानकारी बड़े आराम से मिल जाएगी। केडी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। एक बार एक बच्चा ने पूछा मैम कैसे डाउनलोड करते, मैंने कहा जैसे टिकटॉक किए थे, बता अच्छा वैसे तो प्ले स्टोर जाओ, वहां से केडी लाइव को डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आप माई बैच, ये फीचर्ड बैचेस में जाओ, फीचर्ड बैचेस में जाओगे, वहां पे आपको सब मिल जाएगा जो लेटेस्ट बैच है। आपके लिए तो मुझे लगता है स्पोकन बहुत जरूरी है बेटा। एक बात याद रखना, एनडीए हो या आपके एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब में इतना एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको स्पोकन आती होगी।
बट बेसिक इंग्लिश तो आता होगा, बेटा स्पोकन का बैच तो जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी तो हम करा ही रहे हैं, बाकी तो बहुत जल्दी बैच लाएंगे और बहुत कम रेट में बैच लाएंगे, याद रखना, ठीक है। सीजीएल के लिए तो बेटा मैं बता दूं फ्रैंकली, अभी आपको ये पढ़ाने के बाद ये मेरे जितने सीजीएल के और जितने भी स्पेशल बैचेस है सब में चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी ऐसे ही अट्रैक्टिव तरीके से आपको एनडीए वालों को बता दूं। बेटा मेरा स्पोकन इंग्लिश के साथ कंपल्सरी इंग्लिश का भी बैच आता है। कंपल्सरी इंग्लिश के बैच वो लेते हैं जो एसएससी, टीएचसी दे रहे हो, आईएएस के एग्जाम में कंपल्सरी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, या असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो लोग लेते हैं क्योंकि उनको हाई लेवल ऐसे प्रेसी ये सब लिखना होता है, ठीक है, उनके लिए, जिसमें मैं आपको एडिटोरियल पढ़ना सिखाऊंगी, ऐसे लेटर प्रेसी कराऊंगी। अब जरा देखो, नेक्स्ट आओ और जरा देखो, आपको पिक्चर देखो और वर्ड को, पिक्चर और वर्ड दोनों को दिमाग में बिठाओ। पहले ये पिक्चर और वर्ड दोनों को दिमाग में बिठाओ, जरा देखो किस तरह से कुत्ता इस बिल्ली को चेज कर रहा है ना, उसके पीछे भाग रहा है। आप कह रहे हो क्या, ये कुत्ता बिल्ली को चेज कर रहा है? मैम वर्ड ऐसे भी याद रख सकते हो यार, है ना। द डॉग इज चेजिंग द कैट, देखो द डॉग इज चेजिंग द कैट। टू रन आफ्टर समवन और समथिंग, पीछा करना। द पुलिस गॉट हिम आफ्टर अ हाई स्पीड चेज, यहाँ पे चेज नाउन हो गया, एक बहुत हाई स्पीड पीछा के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। द लायन चेस्ड द डियर, जो लायन था, है ना, वो जो शेर था वो डियर को, हिरन का पीछा किया। जरा देखो, अगर पसंद आ रहा है बेटा तो बिल्कुल जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्लियर? यस बेटा, 5 वीडियो डाउनलोड होंगे आपके। अब 10 नंबर बैच के बाद हम तो ऑफलाइन डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन दे दिए, लेकिन 5 के बाद जब आप देख चुके हो तो 1-2 को डिलीट करके फिर और डाउनलोड कर, ठीक है। बिल्कुल बेटा, मैं बेसिक से ही कराती हूँ, मेरे सारे स्पेशल बैच में मैं बेसिक से ही कराती हूँ। अगर मेरा स्पेशल बैच लेना है तो 15 जून से इंग्लिश स्पेशल का बैच नंबर 18 आ रहा है, जिसका फी 3499 है। और बेटा इस बैच को करने के बाद भारत में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आपको मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मेरे बैचेस का सब्सक्रिप्शन ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान से भी लोग लेते हैं। हालांकि पाकिस्तान से बेचारे परेशान हो जाते, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा ऐप को हम लोग, यहाँ इंडिया से ऐप को खोला ही नहीं गया है पाकिस्तान के लिए, तो थोड़ा मुश्किल होता है। वरना इन सब के एग्जाम्स को भी हम लोग कंप्लीटली फाइनल रहता है। ऑब्जेक्टिव का कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी बैच ले लो, भारत से रिलेटेड ही नहीं, कहीं का भी एग्जाम होगा, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा, पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज, क्लोज, सेंटेंस अरेंजमेंट सब कवर्ड है। उसके अलावा 75 टेस्ट पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो CHSL, CGL का, बैंक पीओ सबका पेपर्स होगा। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ठीक है। जरा देखो तो, ऐसे ही कुछ करते हो ना आप लोग, कब क्रिसमस में, देखो है ना, क्रिसमस में ऐसे ही तो कुछ करते हो। श्रेया, अगर गवर्नमेंट का है बेटा डिपार्टमेंट, तो वहां पे जो भी जॉब होगा बेटा वो गवर्नमेंट का ही होगा, ठीक है, बशर्ते कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना। A2 बेटा, मैं अपना जो बैच लाती हूँ ना, मैं सब कुछ एक में लाती हूँ, अलग अलग चीजें नहीं होती है, इसीलिए निश्चिंत रहो, यू विल रियली लव। एंड बाद में आप कहोगे कि मैम जितना आपने दिया फीस बहुत कम था, क्योंकि कहीं और फीस कम के चक्कर में आप जाओगे बेटा, बाद में आप तो वहां के 1000-1200 के लिए नहीं रोके, आप जो समय बर्बाद करोगे उसके लिए रोगे कि हमारा समय बर्बाद हो गया। समय का कोई मोल नहीं होता, समझे, इसीलिए आप इसके मुंह पे मत पड़ो। देखो जरा, एम्बेलिश, एडोन, इसका मतलब देखो जरा कितना अच्छा से सजा रहा है ना वो क्रिसमस ट्री को, है ना, ये क्रिसमस ट्री को सजा रहा है, तो मैं क्या कहूँ, ही एम्बेलिश्ड द क्रिसमस ट्री, वो क्रिसमस ट्री को उसने सजाया। अभी कर रहा है क्या, ही इज एम्बेलिशिंग, है ना। He embellish the article with colorful illustrations। लेकिन क्या एम्बेलिश का मतलब ऐसे ही सजाना होता है क्या? मान लो मैं अपनी किताब लिख रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सुंदर से कुछ फिगर बना दिया, जैसे देखो मैंने अपना वोकैबुलरी का जो सेशन है मैंने भी तो सजा दिया, कैसे सजाया, कलरफुल बनाया, सुंदर सुंदर उसमें GIF लगा दिया, तो मैंने भी तो अपना वोकैबुलरी सेशन को एम्बेलिश किया। जैसे कि इस बंदे ने जो आर्टिकल लेख लिखा था उसको कलरफुल एग्जाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट किया, यानी पेश किया, तो एम्बेलिश ही तो किया है। यानी कोई भी चीज सजाना, चाहे एग्जाम्पल से सजा रहे हो या तो फिर कुछ डेकोरेशन वाली चीजों से सजा रहे हो, एम्बेलिश करना ही तो होता है। देखो एम्बेलिश का मतलब सजाना। यस पूजा, TGT इंग्लिश का बेटा अलग से, लिटरेचर का बैच तो हम नहीं चलाते बेटा, लिटरेचर का बैच नहीं चलता। चलो नेक्स्ट आए, ये देखो आप कहोगे ना ये क्या GIF है, जरा देखो कितना वाहियात टॉम है, जरा देखो, है ना, कितना वाहियात है, देखो। स्पोकन बैच कल्पना अगर ले लोगी तो बहुत अच्छा होगा। जितना इंग्लिश आपको जरूरी है ना, मतलब छोटे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एयरफोर्स हो गया, NDA का तो पूरा नहीं, लेकिन एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम के लिए, प्लस स्पोकन सिखा देगा बेटा आपको। देख रहे हो किस तरह की हरकतें कर रहा है ये, देखो
ये कैसा आदमी है भाई? ये रेप्रोबेट है, ये लिबर्टीन है, ये लोथेरियो है ना? गंदा इंसान है, व्यभिचारी। कुलदीप हंस रहा है, देखो गंदा इंसान ही ये। क्यों? क्योंकि देखो इसकी हरकतें देखो, ही इज अ लिथेरियो, ही इज अ लिबर्टीन, ही इज अ रेप्रोबेट। रेप्रोबेट बेटा एडजेक्टिव भी है। कैसे देखो, आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, बिकॉज ही इज अ रेप्रोबेट, ही इज अ लिबर्टीन, ही इज अ लिथेरियो, है ना? बहुत गंदा इंसान। सो जो गंदा इंसान होता है वो लिथेरियो, लिबर्टीन और रेप्रोबेट होता है। मेनी एक्टर्स टर्न लिबर्टीन। बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे फिल्म स्टार जो होते हैं, फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस होती हैं, वो लिबर्टीन हो जाती है व्हेन दे बिकम सक्सेसफुल। जैसे वो सक्सेसफुल होती है और होते हैं वो व्यभिचारी हो जाते हैं, है ना? वो क्या करने लगते हैं? वो ड्रग्स लेने लगते हैं, वो गलत रिलेशंस में पड़ जाते हैं, कुछ का तो डॉन लोग के साथ संबंध हो जाता है ना? कहते हैं कि भाई इसका तो दुबई में सीधा कनेक्शन है, यानी वो व्यभिचारी, दे टर्न लिथेरियो, दे टर्न लिबर्टीन एंड दे टर्न रेप्रोबेट। बताओ, ध्यान से देखो, ठीक है? ये तीनों वर्ड याद रखना बेटा। एक गंदा इंसान के लिए आप ये सब वर्ड्स यूज करो, ठीक है? सीजीएल के लिए बेटा आप नया बैच इंग्लिश 18 आया है, उसको लेना। वो मेरा कॉम्बो 16 के साथ आया हुआ है। मेरा शुरू हो रहा है 15 को और फुल कोर्स 14 जून को शुरू हो रहा है। इस बैच में मोहित सर रीजनिंग देंगे, पुष्पेंद्र सर मैथ्स लेंगे। बढ़िया बैच है और जीएस पूरा फ्री हो जाएगा अगर आप फुल कोर्स ले लोगे तो, जब 5499 का पड़ेगा। वरना अगर इन चारों की फीस ऐड करोगे तो 6700 पड़ेगा। अगर पूरा ले लोगे तो 1200 का डिस्काउंट सीधा हो जाएगा, ठीक है? और सब कुछ बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। अब जरा देखो इस बेचारे को कितना तड़प रहा है, सोए में भी, सपना में देख रहा है कि इसका पीछा टॉम कर रहा है। देखो बिल्ली कर रही है। ऐसा ही तो डर महसूस होता है ना? देखो जरा ध्यान से, एक बार इसको ध्यान से देखो और इसको मैं आपको समझाऊंगी इसका मीनिंग क्या है। सुनो, नाइटमेयर, कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे एक बहुत बैड ड्रीम आया था। बेटा बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं है इस दुनिया में। अगर लगा दिया, कहीं लगा हो तो बेटा वही मिस्टेक है, वो एरर है। आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, बिल्कुल गलत है। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट होगा। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट होगा। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। बेटा कोई भी बैच का वैलिडिटी राघव 1 ईयर का होता है। हम लोग 2-3 महीने बढ़ा दिए हैं, 5 को बढ़ाया, 6 को बढ़ाया, 4 तो मुझे लगता है खत्म होने वाला होगा, ठीक है? बेटा रोज क्लास नहीं होती हरिओम मेरी, लेकिन आपका सेशन जो होगा वो 2 डेज अ वीक जरूर होगा। रात को 9 बजे मैं वॉल्यूम 1 पढ़ाती हूँ। स्पोकन के बैटर्स कई बार लेके आती हूँ। मैं हमेशा यूट्यूब में आते रहती हूँ। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, देखो क्या मीनिंग का एग्जाम्पल है। अब जर्नी टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर। भाई हमारी जो जर्नी थी, क्या हुआ? एक बुरा सपना में परिवर्तित हो गई। मतलब जर्नी में हो सकता है कुछ डकैती हुआ हो, या जर्नी में ये भी हो सकता है ट्रेन डिले होती गई 10 घंटा तक, यानी कि वो एक दुस्वप्न में बदल गया। बेटा दुस्वप्न तो ऐसे भी यूज करते हैं ना कि भाई जिंदगी दुस्वप्न हो गई है इस लॉकडाउन में, है ना? द नाइटमेयर अवेकेंड मी अराउंड मिडनाइट। बीच रात मेरी नींद खुल गई। क्या से? बुरा सपना से। देखो उसने मेरी नींद खोल दी, ठीक है? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? आज बेटा 9 बजे बैच है मेरा, वॉल्यूम 1 पढ़ाती हूँ मैं रात को। चलो नेक्स्ट देखो, रेवरी। रेवरी क्या है? देखो तो ध्यान से बेटा, डे ड्रीम, द कंडीशन ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन थॉट। जरा देखो क्या सपना देख रहा है, सोच रहा है बड़े आराम से कि पैसे और लड़की भी बैठी हुई है आराम से। जरा देखो कितना मजा आ रहा है उसको, जरा देखो उसके स्माइल देखो, और सपने में जो आ रहा है कि कितना आराम से उसकी सेवा भी की जा रही है, आराम से बैठा हुआ है किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जरा देखो, है ना? ये क्या है? बोलोगे भैया रेवरी से उठ जाओ। रेवरी का मतलब होता है दिवा स्वप्न, जिसको दिन में सपने दिखना होता है ना, वो उसको कहते हैं रेवरी, ठीक है? देखो हर रेवरी पास्ट क्विकली। भाई बहुत सपने देख लिए तुमने, अब यथार्थ में आ जाओ। जैसे पता चला कि लाइफ इतनी मुश्किल है, मैं तो सपने में खोई हुई थी, तो कहोगे अच्छा उनकी रेवरी तो जल्दी ही दफा हो गई। बेटा वो कैब का बुक करीबन 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने के बाद वो छपने चला जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी किताब लिखती हूँ बेटा बहुत मन से लिखती हूँ, बहुत अच्छी किताब लिखती हूँ। चलो, आई वॉज लॉस्ट इन रेवरी एंड मिस द बस। एक बार ऐसे हुआ था, मैं गई थी, फ्लाइट मेरा था टू पटना। अब जब मैं पहुंची तो जल्दी था, तो मैं आराम से बैठ के इधर उधर देखने लगी, फिर कुछ मिल गया वो भी खाने लगी। उसके बाद फिर अपना फोन में बिजी हो गई और मेरा नाम बुलाया जाने लगा। अच्छा मैंने कहा नीतू सिंह का है, वो बोल रहा है नीतू सिंह।
अचानक उठ के मैं भागी हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन माई रेवरी, पता नहीं कहाँ कहाँ किस सपने में थी, कौन कौन सा प्लान बना रही थी फोन में और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। सो रेवरी का मतलब क्या होता है? दिवा स्वप्न, है ना। एंड आई वॉज अबाउट टू मिस द फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, मैं रेवरी में खोई हुई थी और मिस कर गई बस को। तो सी द एग्जाम्पल, कितना अच्छे से मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिन में सपने देख रहा है यार, उसको बहुत बढ़िया ड्रीम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ बेटा, आप लोग स्पोकन इंग्लिश भी ले लोगे तो अभी मोर देन सफिशिएंट होगा। आप बोलना तो कम से कम सीख जाओगे, आप बेसिक ग्रामर के सारे स्ट्रक्चर सीख जाओगे। और टेंस खाली ऐसे नहीं पढ़ोगे, टेंस हर टेंस पे मैं 20-20 सेंटेंसेस और एक एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ देती हूँ, ये बताने के लिए कि देखो टेंस में कैसे कैसे सेंटेंसेस आ सकते। ठीक है, देखो बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट इंप्रूवमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब कुछ आपको हम लोग कराएंगे। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कराते हैं स्पोकन में। अब आओ नेक्स्ट, जरा देखो इस बेचारे को क्या हुआ। ये मिस्टर बीन है, जानते हो ना, बहुत फेमस है ये, है ना। ये बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल देता है। देखो, थैंक यू सो मच A2। देखो जरा ध्यान से, जब आपके फिजिकल होता है ना, जब फिजिकल टेस्ट होता है उस समय अब ऐसे ही, है ना, बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। इसको कहते हैं पास आउट कर जाना, टू फेंट, बेहोश हो जाना। और इतनी गर्मी थी, आई जस्ट पास्ड आउट, है ना। ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट। क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल कराएंगे बेटा, जब मैं क्लासेस लूंगी आपको जरूर कराऊंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको इसलिए ये करवा रही हूँ क्योंकि आपके 20 वोकैबुलरी आते हैं एनडीए में, और एयरफोर्स में बेटा क्या बोलूं, एक वोकैब, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, ऐसे ही तो आता है सारा का सारा। तो आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन एनडीए में तो 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और देख लो नेक्स्ट, एयरफोर्स में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। जरा देखो ध्यान से, ये बेचारा हाथ पैर सारा टूटा पड़ा हुआ है और उसके बगल में मिस्टर बीन बैठ के दिखा रहा है कि देखो मैं अपना पैर कितना अच्छा से चला सकता हूँ, मैं अपने गर्दन भी हिला सकता हूँ, मैं अपनी अंगुली भी हिला सकता हूँ। और ये कुछ उड़ा नहीं रहा है। देखो तो, हाँ, कहोगे यार कितना ये मिस्टर बीन हार्टलेस है, इतना अनसिंपैथेटिक है। कोई बेचारा मरीज बैठा है जो अपने हाथ पैर एक अंगुली तक नहीं हिला पा रहा है, उसके बगल में बैठ के इतनी गंदी हरकतें, ये तो बहुत ही हार्टलेस आदमी है। बेटा पहले इसको एंजॉय करो, अभी बाकी जितने सवाल हैं अब एक काम करो, मेरा नंबर लिख लो, 8860333003, 8860333003। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आपको जितने क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, क्या बोलोगे? He was so heartless that he made fun of the patient। मैं यहाँ पे द पुअर लिख रही हूँ कि गरीबों का मजाक उड़ा रहा था। कितना निर्मम, कितना निर्दय है ये, जिसके दिल में दिल ही नहीं है। हार्टलेस मतलब हुआ बेटा उसका दिल ही नहीं है ना। तो मैं कहूंगी he is so heartless, he is making fun of this patient। देखो कितना गंदा है, राइट। नेक्स्ट आओ, द गवर्नमेंट turned unsympathetic to public opinion। जो गवर्नमेंट थी उसको बिल्कुल कोई संवेदना ही नहीं है, जो लोगों का मत है, लोगों का ओपिनियन है, उसके प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है, तो टर्न्ड अनसिंपैथेटिक हो गया। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, केडी लाइव देखो बार बार लिख रहा है यही चीज। चलो, ये बहुत अच्छा सेशन है बेटा, इसको देख के आप ऐसे कहो कि मिस्टर बीन इज सो हार्टलेस, मिस्टर बीन इज सो हार्टलेस, इज सो अनसिंपैथेटिक। अगर ऐसे भी याद करोगे तो आपको वो क्या याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बेटा कंपल्सरी इंग्लिश तब लेना आप जब आपको हाई लेवल ऐसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग ये सब करना हो, है ना, एडिटोरियल पढ़ना हो न्यूज़पेपर का, तब, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आओ, जरा देखो इस तरह से, जरा देखो चेहरे पे क्या क्या लगाया हुआ है। जोकर नहीं है, देखो तो ये है ना जोकर, देखो तो जरा जोकर है ना जोकर, दिख रहा है क्या है ये जेस्टर है, ये जोकेस्टर है। जोक से जोकेस्टर बना, है ना, जोक से जेस्टर बनेगा, मतलब जोकर। ठीक है, द जेस्टर मेड अस लाफ हार्टिली, पूरे दिल खोल के हमें हंसा दिया। हम जो जोकेस्टर था, द जेस्टर जो था, उसने हमें दिल खोलकर हंसने पर बिल्कुल मजबूर कर दिया, है ना। मेड अस लाफ हार्टिली। यू आर सच अ जोकेस्टर, तुम तो रियली में जोकर हो, यू आर सच अ जोकेस्टर। देखो ध्यान से, बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा एयरफोर्स का वोकैब हो, एनडीए का वोकैब हो, वही सब तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन बेटा कभी भी वोकैब को किसी दायरे में बांध के नहीं रख सकते हो। रिमेंबर, ये सारे वोकैब एसएससी के भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जरा देखो इसको, आप ऐसा जानवर देखे हो? बोलोगे मैम फोटो में देखा है, ऐसे तो ओरिजिनल तो कभी नहीं देखा है। हाथी देखा है, लेकिन ये तो हाथी से भी अजीब सा लग रहा है इसके, देखिए ना
दांत अजीब सा है, इसका टस्क तो बहुत अजीब सा है। बेटा ये हाथी से भी बड़ा जानवर था और ये जानवर विलुप्त हो गया। कैसे पता चला? तो भाई इनके जो कार्कस है यानी कि इनका जो मृत शरीर है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ मिला है ना, और कहीं ठंडे जगह पे तो बिल्कुल का बिल्कुल एकदम बर्फ में जमा हुआ मिल गया। तो पता चला यार ये तो हाथी के जैसा था लेकिन उससे भी बड़ा था। अब मैमथ किसको बोलोगे बेटा? मैमथ को अब मैं कहीं किसको बोलूं? यार कोई जानवर ही नहीं है। ठीक है एलिफेंट है तो मैं कहूंगी अच्छा ये एलिफेंट है, ये लायन है, टाइगर। अब मैमथ तो है ही नहीं जिंदा, तो फिर इस वर्ड को कहाँ इस्तेमाल करें? जो भी चीज ह्यूज हो, बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैमथ कहेंगे। बेहिमथ, ह्यूमंगस, ह्यूज, एनॉर्मस, और भी कह सकते हो, एलिफेंटाइन, जाइगेंटिक, ये सारे इसके सिनोनिम है। मैं जरा देखो इस पर लिख पाऊंगी? एक सेकेंड। एलिफेंटाइन, एलिफेंट की तरह यानी बड़ा भीमकाय, जैसे मैमथ से मैंने बना दिया है ना। जायंट का मतलब होता है राक्षस, तो जाइगेंटिक कहते हैं, राक्षस की तरह बड़ा, जाइगेंटिक, ह्यूज, एनॉर्मस, ये सब क्या है? मैमथ का सिनोनिम है। देखो लेकिन मैमथ अब उस जी के लिए यूज नहीं होता है। अब तो बेटा सीरियस का मैमथ अभी आपने सीरियस कहा, मुझे अचानक याद आया बेटा मैमथ सीरियस का क्वेश्चन में आ चुका है, इसीलिए मैं समझा रही हूँ आपको बेटा कि इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम एनडीए, मैम सीडीएस, मैम एसएससी। कभी कभी मैं सोचती हूँ यार इनको डिफरेंस क्या बताऊं? डिफरेंस ही कुछ नहीं है, इंग्लिश में तो बताऊं तो क्या बताऊं मैं। चलो, आई फेस्ड अ मैमथ प्रॉब्लम, इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया। आई फेस्ड अ मैमथ ह्यूमंगस प्रॉब्लम, आई फेस्ड अ जाइगेंटिक प्रॉब्लम, आई फेस्ड अ बेहेमथ प्रॉब्लम। देखो यानी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया। द डिमांड वॉज ह्यूमंगस, डिमांड विशाल था, एंड द सप्लाई वॉज इनसफिशियंट, जो अभी हो रहा है वैक्सीन का। द डिमांड इज ह्यूमंगस एंड द सप्लाई इज इनसफिशियंट, है ना, सप्लाई बहुत कम है, ना के बराबर। इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त, और डिमांड कैसा है? ह्यूमंगस है। क्लियर? समझ में आया? बोलो। नेक्स्ट आओ बेटा, एक स्टैटिक जीके का बैच आ रहा है और याद रखना जिसके एग्जाम में जीएस आता है, खासकर आपके एग्जाम्स में बेटा स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अगर आप एक्स वाई ग्रुप ले लो, अगर आप वाई ग्रुप ले लो, और आप बहुत सारे एग्जाम्स में बेटा जितने एग्जाम्स देते हो उसमें अगर आप जीके पढ़ रहे हो, चाहे जितने छोटे एग्जाम्स दे रहे हो आप, है ना, कांस्टेबल का एग्जाम क्यों ना ले लो या एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्यों ना ले लो, इसमें स्टैटिक जीके बहुत बड़ा रोल निभाता है और आप स्टैटिक जीके पर ध्यान ही नहीं देते हो। आप जीएस पढ़ते हो बेटा, हम जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन जब से ये अभी न्यू पैटर्न में हमने देखा है वो फिक्स जीके का जो इश्यूज है, जो परमानेंट वैसे ही रह गया है जीके, उसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ट्रिक के साथ और पूरा कलर्ड पीडीएफ, हम लोग आपको लिखवाते नहीं है, हम आपको कलर्ड पीडीएफ देते हैं। सर कहते हैं देखो ध्यान से सुनो, एकदम अटेंशन कहीं डाइवर्ट मत करो, जो चीजें हैं सब लिखा मिल जाएगा, बस वो लिखा हुआ चीज को दिमाग में छापने की कोशिश करो क्लास के समय, ठीक है। और ये बैच आ रहा है 18 जून को बेटा, सारे बैचेस मेरे नजदीक ही आ रहे हैं। मेरा आ रहा है 15 जून को इंग्लिश स्पेशल 18, उसी में 18 जून को मेरा आ रहा है 15 को, 18 जून को स्टैटिक जीके आ रहा है, 14 जून को ही कॉम्बो बैच लॉन्च हो रहा है, सब उसी समय होगा, तो आप उसी समय के बैचेस को सब ले लेना, और सारे 1 ईयर वैलिडिटी होते हैं सब में। जरा देखो इसको, जरा ये मैंने ज्यादा टर्म से लेके आती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग भी तो छोटे बच्चे ही हो, है ना, लड़के कभी भी ग्रो अप नहीं करते हैं। जरा देखो ये क्या है, वाह, एकदम जीभ ऐसे बाहर लटका पहले, फिर उसने पूरा जीभ से अच्छे से चाटा और निकाला वो एक लेग पीस बड़ा सा अपने लिए। क्यों? इसके लिए दिस फूड वॉज, द चिकन वॉज पैलेटेबल, इट वॉज पिक्वेंट फॉर हिम। पिक्वेंट का मतलब मसालेदार, चटपटा, स्वादिष्ट, है ना। लड़कियां देखते हो गोलगप्पे के ठेले के पास जितना गोलगप्पे वाले का पूछ है बेटा, आप लोग की पूछ नहीं उतनी, है ना, तुम लोग को उतना कोई नहीं पूछता जितनी लड़कियां गोलगप्पे वालों को पूछती। क्यों? बिकॉज द गोलगप्पास, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाटर बॉल्स, आर पिक्वेंट, दे आर पैलेटेबल, स्पाइसी, मसालेदार और प्लेजेंट टेस्ट, ठीक है। द चिली पनीर इज पिक्वेंट, पिक्वेंट का मतलब क्या हुआ? एक तो मसालेदार है और टेस्टी भी लगे तब बेटा पिक्वेंट वर्ड यूज करोगे। These dishes are palatable, ये डिशेस बहुत टेस्टी है, मसालेदार है और बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए ये क्या है इसके लिए देखो, द तंदूरी चिकन इज पैलेटेबल और टॉप। देखो बोलो, समझ में आया? धीरज डेली चलता है बेटा, लेकिन खाली इंग्लिश नहीं चलता है, आपके
जो डिफेंस स्पेशल बैचेस से बेटा वो चलता है, देखो ध्यान से, देख लिया। अब देखो जरा इस तरह से कुछ लोग कहते हैं मैम हेड्स ऑफ, अरे भैया गर्दन काट के थोड़ी हेड ऑफ कर दोगे, हैंड्स ऑफ कहते हैं बेटा। याद रखना, जब आप कोई अंग्रेज या कोई ब्रिटिश से मिलोगे तो जो हाई लेवल के हाई क्लास के ब्रिटिश होते हैं ना, उनके पास एक हैट जरूर रहता है, और उनकी नकल में के लोअर क्लास वाले भी होते हैं जो हैट पहनने की कोशिश करते हैं, हालांकि पता चल जाता है कि उस लेवल का नहीं है बंदा, लेकिन जो हैट पहनते हैं अगर उनको ऐसे झुक के नमस्ते करना, तो वो ऐसे जब झुकेगा ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, तो टोपी तो उसका कैप तो नीचे गिर जाएगा, है ना, उसका हैट जो है वो तो नीचे गिर जाएगा। तो वो क्या करेगा, हैट को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे हटा के ऐसे झुकेगा और फिर हैट पहन लेगा। इसी को कहते हैं हैट्स ऑफ, जिसका मतलब आपका अभिनंदन करता हूं, ठीक है। इसीलिए किसी के लिए आपको जब सम्मान झलके तो आप उसको, जैसे मीडिया में मान लो फेसबुक में अगर मैंने कुछ ऐसा पोस्ट किया कि हाँ हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने गरीबों को मैंने, जबकि लिखना नहीं चाहिए, वो मैं कभी नहीं लिखती हूँ और कुछ करती हुई तो, ठीक है। गोलगप्पे, सही कह रही हूँ अल्बर्ट, तुम लोग की पूछ उतनी नहीं है जितनी लड़कियां गोलगप्पे वालों को पूछती हैं। तो जब आप इस तरह से हैट हटाते हो, तो अगर मान लो मैंने लिखा कि मैंने इतना समाज सेवा मैंने की है, तो आपको अगर कहना होगा कि मैम बहुत अच्छा और आपके लिए मेरे दिल में सम्मान है, तो बेटा एक बात बताओ, सामने रहोगे तो कहोगे मैम रियली में आप बहुत धन्य है, लेकिन अब आप मुझे फेसबुक में कैसे बोलोगे, तो कहोगे हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ मतलब आपका अभिनंदन करता हूँ, हैट्स ऑफ टू योर करेज माय डियर। अगर आपने साहस दिखाया है, जैसे मैंने अभिनंदन का नाम लिया है ना, तो जैसे अभिनंदन उस तरह से, जिस तरह से पाकिस्तानियों के यहाँ पे उसकी फ्लाइट गिरी थी और उसके बाद वो संभल के अपने आप को अपना करेज बना के वापस आया, और उनके सामने भी वो गिड़गिड़ाया नहीं था, बिल्कुल करेजियस तरीके से खड़ा था, उसको पता था हो सकता है अभी सर कलम कर देगा, लेकिन जिस तरह से उसने साहस दिखाया, तो अभिनंदन को आप क्या कहते हैं, हैट्स ऑफ टू योर करेज मिस्टर अभिनंदन। हैट्स ऑफ टू योर करेज का मतलब होता है कि सही में आपके साहस को मैं नमन करता हूँ। हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस फॉर कैचिंग सच ए नटोरियस क्रिमिनल। नटोरियस का मतलब होता है बेटा कुख्यात, नोन तो है लेकिन सब नफरत करते हैं, डिसरिगार्डेड, है ना। हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस, भाई इतने खतरनाक क्रिमिनल को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस, ठीक है, समझ में आया, देखो तो क्लियर। एक बायो स्पेशल बैच आया बेटा, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। आकृति मैम 17 मई से शुरू हुआ है, अभी भी आप ज्वाइन करो, और सारा का सारा जितने क्लासेस मिस होंगे आपके सब रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे सेव्ड रहता है, ठीक है। देखो जरा स्टैंडिंग ओवेशन देखो तो क्या होता है, जरा स्टैंडिंग ओवेशन देखो क्या होता है, देखा स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है बेटा। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है जब खड़े होकर लोग इस तरह से तालियां बजा रहे हैं, यानी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि लोगों को खड़ा होके ताली बजाना पड़ा, राइट। देखो ध्यान से, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन, एक सेकेंड बेटा, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है, यहाँ पे आप वॉज लगाना, ये एस नहीं वॉज है। His performance was given a standing ovation, इसका मतलब कि उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि लोगों ने खड़ी होकर ताली बजाई। The audience rose to their feet, ऑडियंस खड़े हो गए अपने पैरों पर, and gave a standing ovation, और उन्होंने खड़े होकर ताली बजाई। तो स्टैंडिंग ओवेशन होता है जब खड़े होकर आप किसी को ताली बजाते हो। ललिता बेटा हम जीरो से ही इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश किस चीज के लिए सीखना चाहते हो पहले ये बताओगे। अगर आप कहोगे मैम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, एक लाइन पढ़ के भी समझ में नहीं आता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है, तो बेटा आप स्पोकन लो, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे बैचेस आते हैं हम उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक चलते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे बोलना भी सीखना है तो स्पोकन लो, अगर आपको लिखना बोलना दोनों सीखना है तो अच्छा होगा कंपल्सरी इंग्लिश ले लो, इसमें ऐसे प्रेसी वगैरह सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपको एग्जाम के लिए लेना है तो इंग्लिश स्पेशल का जो लेटेस्ट बैच हो अभी है 18 नंबर, आप उसको लोगे, ठीक है। देखो मेरा एक क्लास नोट्स भी आया हुआ है, जिन लोगों ने वॉल्यूम 1 पढ़ लिया है उसके बाद वो चाहो तो क्लास नोट्स ले सकते हो, वॉल्यूम 1 के ऊपर लेवल क्लास नोट्स, ठीक है। और जिनको बोलना सीखना है वो स्पोकन इंग्लिश का बुक ले सकते हो। बेटा ये सारी किताबें आपको kdpublication.com में मिल जाएगा। अगर आप KD पब्लिकेशन का साइट में चले जाओगे, kdpublication.com, तो आप तो ये सारी किताबें वहां पर लिस्टेड मिल जाएंगी, ठीक है। kdpublication.com में स्पोकन इंग्लिश का भी बुक आया है, बहुत बढ़िया है। इसमें 93 पेजेस का मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोकन डिक्शनरी दिया है, जो वोकैब आप बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है, ठीक है। चलो
बेटा कितने किताब खरीदेंगे? किताब खरीदना नहीं होता, किताब में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? आप खरीदते हो क्या चीज है? अपनी जरूरत की चीज है जिसके बिना आप थोड़ा बहुत काम चला सकते हो, और बर्बाद करते हो जो ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड शूज खरीदते हो ना इस समय, उसमें आप पैसे बर्बाद करते हो, ठीक है? इसलिए याद रखना, किताब हो, एजुकेशन हो, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें पैसे बर्बाद या पैसे खर्च नहीं होते। चलो, कैप्साइज जरा देखो तो क्या हुआ, ये बोर्ड क्या हुआ? ऊपर नीचे हो गया, अंदर गया आदमी, है ना? कैप्साइज्ड, द बोट कैप्साइज्ड। देखो, टर्न टर्टल भी वर्ड कहलाता है। टर्टल जानते हो ना? अगर टर्टल क्या कहते हैं टर्टल को हिंदी में? टॉर्टोइस और टर्टल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है? अगर वो उलट गया ना तो उसके पीठ में जो वो बना रहता है, जिसके अंदर वो छुप जाता है, वो ऐसा बना रहता है इस तरह से, तो वो फिर सीधा नहीं हो पाता अपने आप। फिर उसको कोई सीधा करेगा तभी सीधा हो पाएगा, वरना वैसे ही टॉर्टोइस वैसे ही मर जाता है, ठीक है ना? तो याद रखना कि अगर आप टर्टल कह रहे हो, इसका मतलब होता है पलट जाना, यानी कछुआ जैसे होता है ना, पलट जाता है ना? तो फिर सीधा नहीं हो पाता है। देखो, उलट जाना या पलट जाना, ठीक है? अब बिग वेव कैप्साइज्ड द बोट, एक बहुत बड़ी लहर आई और जो बोट थी वो पलट गई। दूसरा देखो, 3 विलेजर्स वर ऑन बोर्ड व्हेन द बोट कैप्साइज्ड, 3 विलेजर्स, 3 गांव वाले उस बोट पे सवार थे जिस समय बोट पलट गई। देखो तो, पलटना, उलट जाना, पलट जाना। बेटा वो कैब की बुक कहा ना, मैंने करीबन 1 महीना तो लगेगा ही बेटा मुझे। क्लियर? नेक्स्ट आओ, इसी बैच की बात कर रही हूँ बेटा मैं, इंग्लिश स्पेशल 18। इसमें अगर ले लोगे आपको इतने सारे चीजें हैं इसमें, फिर कुछ बचता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ, टैक्सीडर्मी। व्हाट इज टैक्सीडर्मी? देख रहे हो, पहले जब हंटिंग वगैरह अलाउड था ना, लोग शेर, चीता, बाघ क्या ऐसे ही शिकार करते थे। उसका गर्दन काट के अंदर का सारा मांस वांस सब कुछ निकालने के बाद अंदर भूसा भरा जाता था। पहले उसको एक तरह से ट्रीट किया जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है ना, वो सड़ेगा नहीं, और उसके बाद उसमें भूसा भरा जाता था। आंखों की जगह बटन लगा दिया जाता है वैसी कलर का, और दांत वांत वैसे ही लगा दिए जाते हैं वापस। होता क्या है, लोग दिखाते देखो मैं कितना वीर हूँ, मैंने इस शेर का शिकार किया है जो यहाँ पे लगा हुआ है। उस समय हंटिंग अलाउड था, बाद में इंसानों ने हंटिंग ऐसा किया कि पूरा सत्यानाश कर दिया और बाघ चीते गिनती के रह गया, है ना? ब्लैक पैंथर तो दिखाई नहीं कई सालों से। इसका मतलब हुआ क्या? टैक्सीडर्मी ने सत्यानाश किया, क्योंकि टैक्सीडर्मी एक ऐसा प्रोसेस था, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स विद लाइफ लाइक इफेक्ट। लाइफ देखो देखो, दिख रहा है जैसे लग रहा है जिंदा है, ऐसा इफेक्ट देता है ना? स्टफ करके और स्किन को अच्छे से भर के, एनिमल्स के स्किन को, जानवरों की खाल में भूसा भर के उन्हें जीवित कर सा बनाने की कला को टैक्सीडर्मी कहते हैं। बेटा डर्म का मतलब चमड़ा होता है, वही चमड़े में भूसा भर के उसको एक जीवित की तरह बनाना इस टैक्सीडर्मी। दिस माउंटेड लायन हेड, ये जो माउंटेड लायन हेड है, लायन का हेड है जो, इट्स अ क्रूअल प्रोडक्ट ऑफ टैक्सीडर्मी, ठीक है ना? ये जो माउंटेड डियर हेड हो या लायन हेड हो, ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टैक्सीडर्मी है। टैक्सीडर्मी वॉज इन डिमांड, टैक्सीडर्मी डिमांड में थी, टैक्सीडर्मी डिमांड में थी जब हंटिंग लीगल था तब, जब हंटिंग लीगल था तब, ठीक है? क्या पूछ रहे बेटा? 2021 के लिए बेटा मैं आपको एक ही गाइड करूंगी कि वॉल्यूम 1 तो कवर करो, वो तो हम कवर करा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 9 बजे, उसके पीछे के क्वेश्चंस को देख लो। लेकिन मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे से एक बैच ले लो, उसके बाद कहीं पर कुछ नहीं अटकेगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक पता चल जाएगा आपको पढ़ना क्या है, ठीक है? और एयरफोर्स की अगर बात करोगे बेटा, तो एयरफोर्स हो या एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, मेरा एक बैच सफिशिएंट है आपके लिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, इंग्लिश स्पेशल बैच को ले लो। ऐसे हम लोग जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही एक बैच शुरू करेंगे, लेकिन बेटा तुरंत नोटिफिकेशन के बाद के बैच में आपको वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रही हूँ अभी आराम से पढ़ो, ठीक है? और आप सबसे पहले केडी डिफेंस ब्रिगेड करके, केडी लाइव को तो सब्सक्राइब करो ही यूट्यूब में, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और केडी डिफेंस ब्रिगेड को भी सब्सक्राइब कर लो। इससे आपको सारे क्लासेस जो रिलेटेड टू डिफेंस है वो आपको एक अलग से ऐप में, एक अलग से यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, ठीक है? चलो बेटा, लॉकडाउन में प्रॉब्लम है तभी तो आपको देखो हम लोग कितने क्लासेस फ्री में पढ़ा रहे हैं ना? इसलिए तुम कह रहे हैं दोनों तरह के बच्चे हैं, जो पे नहीं कर पाते हैं वो भी बहुत सारी चीजें फ्री में पढ़ रहे हैं, तो पे कर देंगे उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच चलेगा, 7 महीने 6 महीने में खत्म हो जाएगा, वो अपना चल देंगे, उनको फिर रेगुलर बेसिस पे ढूंढने की जरूरत नहीं होती क्लासेस। तो हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, DSSP के लिए सब कुछ इंक्लूडेड है यार। उसका इंग्लिश मेरे पर छोड़ दो, एग्जाम के बाद बात करना। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि एग्जाम के बाद बात करना, अगर नहीं लड़े तब मुझसे बात करो,
चलो, लैपिडरिस्ट क्या होते हैं बेटा? जो नगीनों पे, जो पत्थर, कीमती पत्थर पे तराशने का काम करते हैं ताकि वो सुंदर अंगूठी में तराशा जा सके। आपको क्या लगता है जो हीरा निकलता है खान से, वो हीरा वैसे चमकता हुआ हीरा होता है क्या? नहीं भाई, उस पर लैपिडरिस्ट काम करते हैं, उसको कटिंग करते हैं, फिर पॉलिश करते हैं, फिर उनको एनग्रेव करते हैं। वही काटने वाला कटर, पॉलिशर और एनग्रेवर ऑफ प्रेशियस स्टोन, यूजुअली अदर देन डायमंड्स। जनरली हम लोग जो नगीनों की बात करते हैं ना, वो लैपिडरिस्ट उस पर काम करते हैं। हालांकि हीरा जो होता है बहुत बड़े पैमाने पे इसका बिजनेस होता है, इसीलिए उनको लैपिडरिस्ट की संज्ञा में नहीं रखते हैं, उसको लैपिडरिस्ट का नाम नहीं दिया जाता है। लेकिन जनरली जितने प्रेशियस स्टोन पे काम करने वाले लोग होते हैं उसको लैपिडरिस्ट कहते हैं। मणिकार, आई लव द डिजाइन्स मेड बाय दिस लैपिडरिस्ट। इस लैपिडरिस्ट ने जो बनाया है डिजाइन, वो मुझे बहुत पसंद है। एक ने सीडीएस का पूछा है, एक ने पीओ का पूछा है। बेटा मैंने आपको जो 75 सेट का दिखाया है ना, उसमें पीओ के और क्लर्क के बहुत सारे टेस्ट पेपर, 10 टेस्ट पेपर उसमें इंक्लूडेड है। याद रखना बेटा, कोई भी एक एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं करा रही। मैं कह रही हूँ, आप कहते हो ना मैम फीस ज्यादा है, मैं आपको बता दूं बेटा, मैं कोशिश करती हूँ कि आप बच्चे जो है, जब तक नौकरी नहीं है तब तक तो सब एग्जाम भरोगे, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स ही क्यों ना है, एफकैट क्यों ना हो, एसएससी है, सब भरते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं सबका अलग अलग फीस लूं? और जो कहते हैं ना नहीं ये अलग, इसका अलग सिलेबस है, कुछ नहीं है, वो बेकू बना रहे और कुछ नहीं। इंग्लिश में कोई अलग नहीं। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश बेटा, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मैं कहूंगी देखो इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो DSSB पीजीटी पेपर 1 का हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं, एक वीओडी बैच है जो 1 जनवरी 2022 तक की इसकी वैलिडिटी है। और इसमें मैथ्स पुष्पिंदर सर का है, मोहित सर का रीजनिंग है, हिंदी दीपिका मैम ले रही है, इंग्लिश मैं लूंगी, ठीक है ना? वीओडी बैच है, वीओडी बैच पीओ के लिए ठीक है। जमेल बेटा क्या है ना, एक चीज मैं बताती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग वीओडी अलग चीज है। हमारा जो बैच लाइव खत्म हो जाता है वही तो वीओडी बनता है, उसमें लाइव क्लासेस नहीं, उसमें वीओडी है, ठीक है? आ जाओ, टॉडल का मीनिंग क्या है? लास्ट वर्ड में मैं आने जा रही हूँ। छोटे बच्चे को देखो एकदम लड़खड़ा के चलते हैं, और कभी देखते हैं शराब पी के आदमी लड़खड़ाता है ना? वही तो टॉडल करना हुआ। देखो किस तरह से यहाँ पे एक जिराफ का बच्चा टॉडल कर रहा है, देख रहे हो, है ना? देखो टॉडल का मतलब है अनस्टेडी स्टेप्स, यानी डगमगाते हुए कदम के से चलना, जैसे कि कोई छोटा बच्चा चलता है। माई 2-year-old सन टॉडल्ड अराउंड, मेरा 2 साल का बच्चा इधर उधर डगमगाता हुआ चलता है। टॉडल का मतलब होता है डगमगा के चलना। लेकिन सेकंड देखो कि टॉडल ऑफ फॉर अनदर ग्लास ऑफ वाइन, देख रहे हो, अनदर ग्लास ऑफ बियर, अनदर ग्लास ऑफ वाइन के लिए वो लड़खड़ाता हुआ गया फिर से अपना ग्लास के लिए भरने के लिए। समझ में आया? आज के लिए हमारा यही शीट है, और ये पूरा कंप्लीट जो वोकैब था, ये जीआईएफ का 4th वोकैब है। 3 ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा? सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इंग्लिश आता है तो वो इंग्लिश में पूरा कंप्लीट कवर कराऊं। उसके अलावा जो एसएससी के बच्चे हैं, याद रखना, एसएससी के सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्लास के जो असाइनमेंट है उसमें रहता है। आप एक बैच ज्वाइन करो, इंग्लिश स्पेशल 18, सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहो। सबसे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, मैं कभी भी आऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे से रेगुलर जुड़े रहे, तो याद रखना बेटा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरा क्लास चलता है वॉल्यूम 1 का, रात को 9 बजे। आप आज रात को 9 बजे जरूर आना। आप देखना मैं किस तरीके से, कितने आसान तरीके से आपको इडियम्स कराऊंगी, आप कभी भूलोगे ही नहीं। मैं ऐसे लाइफ के साथ उसको रिलेट कर दूंगी। तो मैक्सिमम वोकैब बेटा हम लोग रूट से करेंगे, और रूट से वोकैब कैसे कराया जाता है वो मैंने आपको बैच नंबर 16 में शाम को 5:30 बजे कराया है बेटा। उसके 5 डेमो से वोकैब दिखाना चाहती हूँ बेटा, कैसे है देखो ध्यान से। सबसे पहले रिमेंबर, मैं कुछ चीजें है ना अपने दिमाग में फिट करती हूँ, किसी फीचर के साथ, किसी फिगर के साथ, या उसके साथ कुछ देख के कोशिश करती हूँ उसको अपने दिमाग में फिट करने का। देखो जरा ध्यान से, अगर आप इस लड़की को देखोगे, फील करोगे, यू कैन फील एक्सटेसी, यूफोरिया एंड ब्लिस इन हर बॉडी लैंग्वेज। यू विल फील एक्सटेसी, ठीक है ना? क्लियर? feel what? Bliss, ecstasy and euphoria in her body language. क्या है मीनिंग? A feeling of great happiness and excitement. Remember, मैंने बगल में N लिखा है। N का मतलब हो गया नाउन, यानी ये नाउन की जगह पे होगा, जहां पे नाउन होगा उसके जगह पे होगा। एग्जाम्पल देखो, the first 6 months of marriage were sheer bliss, है ना? क्लियर? क्या मतलब?
मैंने एक बार एग्जाम्पल यही बताया था कि कंप्लीट और फिनिश में यही फर्क है कि 6 months यू फील दैट आई एम कंप्लीट एंड आफ्टर 6 months और 1 year ऑफ मैरिज यू फील आई एम फिनिश्ड। अच्छा, शेयर ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या हुआ? हैप्पीनेस, ठीक है। माई फादर वॉज इन एक्सटेसी व्हेन आई पास्ड द एग्जाम। देखो, मेरे फादर बहुत खुशी में थे, एकदम परम आनंद में थे व्हेन आई पास्ड द एग्जाम। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया व्हेन आई वन द मैच। सब मैं 3 एग्जाम्पल में तीनों का किया है मैंने। देखो बेटा, वो क्या बुक जो आएगा ना, देखो बेटा, मैं अभी स्पोकन का खत्म कर रही हूँ, उसका जो डिक्शनरी है ना, उसको ही खत्म करने में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद वो कैप का बुक लिखूंगी। ठीक है, देखो ध्यान से। सो ब्लिस, यस, 9-day wonder, यस अनुष्का, ठीक है। यू आर इन 7th heaven आफ्टर मैरिज in a state of sheer bliss, euphoria and ecstasy, right? नेक्स्ट आओ जरा sumptuous। देखो तो खाना देख रहे हो, अच्छा से भरा हुआ प्लेट है, मिठाई वगैरह सब कुछ है, और उसकी आंखें देख के लग रही है कि उसे वो खाना बहुत अच्छा लग रहा है ना। sumptuous dinner, है ना। अगर आप sumptuous कोई वर्ड यूज करते हो तो रिमेम्बर उसको हम ऐसे यूज करते हैं, काफी अच्छा, जिसको रिच, बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा खा के मजा आ जाए और इतने क्वांटिटी में भी हो कि पेट भी भर जाए। अगर मैं डिनर के साथ लगा रही हूँ sumptuous वर्ड, तो इसका मतलब है satisfying, महंगा, वेरी इंप्रेसिव, रिच एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। मैंने कहा ना, उसमें काफी ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहा है, उसमें ऐसी चीजें दिख रही है जो देख के ये लड़के को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सी sumptuous डिनर। बेटा, sumptuous के बाद मैंने डिनर वर्ड लगाया है, यानी डिनर की विशेषता बताने वाला शब्द है ना, तो वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, बेलिजरेंट। जरा देखो दोनों को, पिटाई, मारपीट, एक दूसरे को हमला कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या देख रहे हो? अभी आप देख रहे हो इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच में। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जस्ट बेलिजरेंट। दोज आर बेलिकस कंट्रीज। आई डोंट लाइक quarrelsome relatives, quarrelsome लड़ाकू, बेलिजरेंट या जिसको लड़ना अच्छा लगता है, बेलिकस बस मार काट, यही सब पसंद है। There are many countries in this world that are bellicose, belligerent, quarrelsome. They are not peace loving. इसलिए याद रखना, peace loving का मतलब जो शांति पसंद करते हैं, उसका उल्टा हुआ ना। देखो, engage in a war or fight, meaning देखो जरा ध्यान से, he is in a belligerent mood, वो लड़ने के मूड में है ना। his bellicose behavior turn his friends into foes. उसका जो bellicose behavior, देख रहे हो, मूड के पहले लगाया, बिहेवियर के पहले लगाया। याद रखना, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। बेलिजरेंट, बेलिकस एंड quarrelsome। देखो, quarrelsome किसकी विशेषता बता रहा है? इस लड़के की, कि वो quarrelsome हो जाता है, becomes quarrelsome, है ना, आफ्टर ड्रिंकिंग, शराब पीने के बाद। फ्रेंड्स इनटू फोर्स। बेटा, फोर्स का मतलब होता है एनिमी। फ्रेंड का मतलब समझते हो ना, फ्रेंड का उल्टा फोर्स होता है। याद रखना, दोनों ही एफ से है। फ्रेंड, फोर्स, फ्रेंड्स, फोर्स। देख रहे हो, एडजेक्टिव है। बेलिजरेंट, बेलिकस एंड quarrelsome। बताओ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो क्या है ये, क्या हुआ? देखो, स्लिदर, स्किड एंड स्लाइड। देखो, स्लिदर, स्किड एंड स्लाइड। आप जानते हैं ना, स्लाइड में आप जब चढ़ते हो तो ऐसे ही फिसलते हो, है ना। ये तो बेचारी सड़क पे ही फिसल गई। स्किड, कभी कभी आपकी गाड़ी स्किड करती है जब रोड में बहुत ज्यादा बर्फबारी होता है कहीं पर, तो कई बार गाड़ियां बहुत दूर तक फिसलती चली जाती है ना। देखो, शी स्लिदर्ड एंड फेल डाउन, गिर गई। और देखो, स्लिदर्ड का मतलब क्या होता है? फिसल जाना, एंड फेल डाउन, ठीक है। इफ योर टायर स्टार्ट टू स्किड, यानी अगर आपके टायर स्किड करने लगे, स्किड का मतलब क्या होता है? फिसलना। तो कहते हैं भाई ब्रेक्स को ईज करो। कई लोग जब फिसलने लगते हैं तो डर के मारे और ब्रेक लगा देते हैं और फिसलने लगती है गाड़ी। इसे कहते हैं ब्रेक्स को ढीला छोड़ो अगर आपकी गाड़ी स्किड कर रही है तो। इट विल स्लाइड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। कोई चीज स्लिपरी ग्राउंड है तो भाई ये स्लाइड कर जाएगा, उस पर फिसल के आगे बढ़ जाएगा। सी क्लियर? फोर्स का बेटा फ्रेंड्स हुआ ना, है ना। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, यही बैच है ये वाला, ध्यान रखना। 17 में आज से शुरू हो रहा है। कैलीग्राफी, ध्यान से सुनना बेटा। कैली रूट है, याद रखना इस रूट को अच्छे से। कैली का मतलब होता है, जहां भी दिखे समझ आना, ब्यूटीफुल, सुंदर।
कहीं भी दिखे समझ जाना ब्यूटीफुल, और ग्राफी वर्ड कहीं भी दिखे समझ जाना राइटिंग में। तभी तो ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आपके जो हार्ट बीट है उसको रिटन फॉर्म में, तो ग्राफी ही तो हुआ। राइट, क्लियर, बोलो क्लियर। देखो, ब्यूटीफुल राइटिंग, कैलीग्राफी, हैव अ फैंटास्टिक डे। देखो तो कितना स्टाइलिश फॉर्म में लिख रहा है ना। देखो ये क्या है, सुंदर लेखन कला, है ना। नितेश बेटा आप एक काम करो, जितने लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है ऐप को डाउनलोड करने में, बैच परचेज करने में, कुछ और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, और या तो फिर आप मैसेज करके छोड़ दो, आपको कल कॉल आ जाएगा, ठीक है। और आराम से जाके क्लास के बाद सो जाओ, समझे। देखो कितना आसान तरीका बताया। हालांकि आप चाहो तो 955510 ये सुबह खुलता है, 55510888 पे कल कॉल कर सकते हो, नहीं तो इसमें व्हाट्सएप कर दो, आराम से सो जाओ, कल आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है। देखो कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। जनरली में बच्चे क्या करते हैं ना, जब गर्मी की छुट्टियां होती है, 2 साल से तो ऐसी छुट्टी है ना, दे गो टू लर्न कैलीग्राफी। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ, अभी जो मैंने आपको शुरुआत में वर्ड बताया था ब्लिस, अब मैं उसका एडजेक्टिव फॉर्म बताऊंगी। मैंने फर्स्ट में बताया था आपको ब्लिस, ब्लिस का एडजेक्टिव फॉर्म होगा ब्लिसफुल। एक्सटेसी बताया था, इसका सिनोनिम अगर मैं एडजेक्टिव में कहूंगी तो एक्सटेटिक। और यूफोरिया बताया था तो मैं कहूंगी यहाँ पे यूफोरिक। बेटा वहां पे मैंने नाउन पढ़ाया था, अब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो मैं कहूंगी आई वॉज एक्सल्टेंट, है ना, आई वॉज एक्सटेटिक, है ना, यूफोरिक, यूफोरिक यूफोरिया से बना हुआ एडजेक्टिव है यूफोरिक, है ना। देखो ये सारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस था, तो ब्लिसफुल का मतलब हैप्पी हो गया, यानी ये सब का मतलब है हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है। जैसे किसी को आप कहते हो हैप्पी मैरिड लाइफ, तो क्या कहोगे, ब्लिसफुल मैरिड लाइफ। समझ में आया। आप उसको अगर हैप्पी वर्ड के रूप में यूज कर रहे हो, आई वॉज इन ग्रेट एक्सटेसी कहा था वहां पे, अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में कहोगे तो कहोगे आई वॉज एस्थेटिक। देखो क्लियर, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी यू आर एक्सटेटिक, यूफोरिक, ठीक है। और एक बात बताओ बेटा, दिस बैच इज फॉर एसएससी, बैंक पीओ, टीजीटी, पीजीटी एंड एयरफोर्स, एनडीए एंड ऑल। एक बात बताओ, do you feel that you're going to use these words in spoken English? You will never. क्या कहोगे, I was very happy। भाई अच्छे से राइट एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर आप कहोगे I was very happy, है ना, I was joyful, sufficient है यार। इसीलिए ये सारे वर्ड्स आप यूज नहीं करते हो अगर आप डेली लैंग्वेज की बात करते हो तो, राइट। नेक्स्ट आओ, ये देखो मेरा 19 मई को स्पोकन का बैच आ रहा है, दोपहर में इसका भी डेमो शुरू हो जाएगा, तो याद रखना वेंसडे को 3:30 बजे स्पोकन का रहेगा और रात को 10 बजे आपका इस बैच का रहेगा, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट, देखो क्या है वर्ड, नेस्टी, है ना। अगर आप किसी चीज को टेस्ट किए तो मुंह बना के कहा नेस्टी, मतलब बहुत गंदा, राइट। अगर कोई किसी का आदत गंदा है, वो अंगुली चबा रहा है, नाखून चबा रहा, कहेंगे नेस्टी हैबिट्स, या नाखून चबा रहा है ना, नेस्टी हैबिट्स। तो बाइटिंग क्या हुआ, बाइटिंग नेल्स कहते हैं इसको, ठीक है। सुनो, अगर कोई बहुत गंदा सा कहीं से स्मेल आया, कहेंगे नेस्टी स्मेल, इसका मतलब बहुत बैड स्मेल, है ना। सो रिमेंबर, कोई भी बहुत बैड की बात करते हो, चाहे वो अश्लील हो, टेस्ट में गंदा हो, स्मेल में गंदा हो, किसी का हैबिट में आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप कहते हैं ना छी यक, है ना, वही चीज, उसके लिए आप जो वर्ड यूज करते हो उसको कहते हैं नेस्टी। देखो ये भी एडजेक्टिव है, तभी तो मैंने कहा नेस्टी हैबिट, या फिर मैंने कहा नेस्टी टेस्ट। देखो द कॉफी हैड नेस्टी टेस्ट, समझ में आया। अब जरा देखो, ये जो बोल रहा है बेटा वो हम लिख नहीं सकते हैं, तो आप देखोगे जनरली ऐसा साइन बना देता है ना। जब मुझे भी गाली देना होता है किसी को ना, तो गाली तो लिख नहीं सकते और ना बोल सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी ऐसा कुछ साइन बना के भेज देती हूँ, अगला समझ जाता है कि हमारा में बहुत जबरदस्त गंदी गालियां दी है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, यू विल से ओह मैम हैज टर्न्ड एब्यूसिव, मतलब जब आप किसी को देखते हो कि बहुत गाली गलौज करने लगता है तो क्या कहते हैं, डोंट अब्यूज, गाली मत दो। यू आर वेरी अब्यूसिव, मतलब तुम बहुत ही, तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, तुम गालियां देते हो, है ना, एब्यूसिव। विट्रियोलिक,
विट्रियोलिक का मतलब ये सेम चीज है जो बहुत गंदा, मतलब जिसको कह सकते हैं एब्यूसिव है। इसका मतलब जब आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो जो हिंदी में जो हम एक और वर्ड यूज करते हैं अनपार्लियामेंट्री। अनपार्लियामेंट्री का मतलब पार्लियामेंट में बैठ के ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते आप, है ना। हाँ बेटा मैं वही करती हूँ। देखो बात क्या है ना, पहले यूट्यूब वगैरह में क्या था ना, नहीं पहले फेसबुक वगैरह में क्या था कि वो तुरंत ही दूसरा बना के आ जाता था अपना आईडी, है ना। तो पहले क्या होता था कि फिर वो किसी और आईडी से फिर किसी और आईडी से तंग करता था। अब मैं कुछ नहीं करती। देखो बेटा, व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम रियली पीसफुल। अब मेरे से कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो मैं कहती हूँ बेटा अगर आप कहोगे हाथी उड़ता है, मैं कहूंगी बिल्कुल उड़ता है। आई डोंट आर्ग्यू बिकॉज आई नो कि जिनको मेरे पर भरोसा है वो हमसे आर्ग्यू करेगा नहीं, और जिनको भरोसा नहीं है उससे चाहे जितना आर्ग्यू कर लो वो मानेगा नहीं। क्यों अपना खून जलाए, है ना। हमने अपनी लाइफ में बहुत खून जलाया, बहुत खून जलाया। बेचारी एक तो खून जला जला के मर गई, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो फायदा नहीं है किसी से आर्ग्यूमेंट करने से, कोई फायदा नहीं है। लिव योर लाइफ पीसफुली। बहुत मुश्किल है पीस मिलना, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत समस्याएं आएंगी, इतनी समस्याएं आएंगी ना कि अपने आप को हैरास करना सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में, मैं तो ये मानती हूँ। सो लिव पीसफुली, बट when you turn very angry you become vitriolic, है ना। sometimes you use abusive language, that means you use unparliamentary language। unparliamentary समझ में आ गया ना भाई, जो पार्लियामेंट में बोल के बैठ के जो लैंग्वेज हम नहीं यूज कर सकते। देखो, good manners ban abusive language। the newspaper launched a vitriolic attack on the minister पे बहुत ही आक्रामक हमला कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आओ, चलो ये कंपल्सरी इंग्लिश का भी एक क्लास में लूंगी और आपको दिखाऊंगी आपको कितना इंग्लिश आता है। चलो देखो इस कुत्ते को, मेरी लाइफ में भी दो कुत्ते हैं, एक जर्मन शेपर्ड है और एक गोल्डन रिट्रीवर है। और मुझे सांस की बीमारी है और मुझे कुत्तों से बिल्कुल जब पास में आता है तो मेरा सांस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन मेरा अपने घर में मेरा कुछ नहीं चलता। मेरा बेटा ने दो कुत्ते पाल रखे हैं, दोनों का बिल्कुल वो ध्यान नहीं रखता। वो अपना ध्यान रख ले, बहुत बड़ी बात है। बैच वैलिडिटी बेटा 1 साल ही है। चलो देखो, इस तरह से जिसको उठा के वो खींच के ले जा रहा है और ये बंदा हिलने को तैयार नहीं है। ये क्या है, ये ऑब्स्टिनेट है। सी दिस ऑब्स्टिनेट डॉग, ही इज सो स्टबर्न, है ना। द मैन इज रियली पिस्ड ऑफ and he cannot tolerate his the dog's adamant nature। adamant, stubborn, बेटा stubborn लिखते हैं, stubborn होता है। headstrong, what is head या दिमाग, strong मतलब ढीठ, जैसा दिमाग में फिट हो गया कि भाई मैं हिलूंगा नहीं, वो stubborn होते हैं। adamant, headstrong and obdurate, देखो बेटा सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। ये सारे वर्ड्स आप देखो, सब का सब एडजेक्टिव है। and जिद्दी, the baby is obstinate। The dog, here you can see the dog here is obstinate, means बहुत ढीठ। कई बच्चों को देखते हो ना किसी दुकान में, उसकी माँ खींच के ले जा रही है लेकिन उसको एक खिलौना दिखा के लेट जाता है, फैल जाता है वहां पे, है ना, उसको लेने के लिए। नहीं मन करता पकड़ के 2 थप्पड़ और वहीं पर लगा दो। नहीं, किसी दूसरे के बच्चे को मन करता कई बार मुझे लगाने का, जब ढीठ पर ना देखती हूँ तो। चलो, stubborn, adamant, headstrong and obdurate, इसका मतलब होता है obstinate यानी कि जिद्दी, ढीठ, ठीक है। सी पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो रह गए थे, दीपक वो मैं करवाऊंगी ना, आपका वॉल्यूम 1 अलग चलेगा बेटा। वीडियो डाउनलोड बेटा बैच नंबर 10 से हो रहा है। ऑब्स्टिनेट, यस। चलो नेक्स्ट देखो, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब मुझे दिख नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको, यानी सीधा मैं उधर देख रही हूँ। आई हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, अभी क्या हुआ है, The government has turned a blind eye towards the problems of the people, है ना, कई लोग मर गए। And the doctors, the local politicians, even the central ministers, you can say, they have turned a blind eye, मतलब कहीं और देख रहे हैं। भाई आप हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ से बिल्कुल आंख फेर चुके हो, ऐसा लग रहा है जैसे अंधे हो चुके हो आप। See, the police usually turn a blind eye। जनरली कोई क्राइम होता है, भाई कहाँ हुआ हमें तो पता ही नहीं चला, दे जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई। एंड गवर्नमेंट्स कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक का ओपिनियन है उसके प्रति आंख नहीं फेर सकती, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न अ ब्लाइंड आई, इग्नोर, इसका मतलब है क्या, डेफ यानी ध्यान नहीं देना, कान से तो डेफ, आंख से तो ब्लाइंड, देख लो, टू टर्न अ डेफ ईयर भी होता है बेटा। ये सारे जो वो क्या नहीं,
जो पूरा ग्रामर है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप ये बुक खरीद लेना। इसके सारे पेजेस ऐसे ही कलर्ड है और इसका कवर पेज ऐसा है। आप kdpublication.com से, बेटा आप लोग कभी कभी केडी लाइव में बुक खोजते हो, केडी पब्लिकेशन में बुक मिलेगा, केडी लाइव ऐप में तो बैच मिलेगा। नहीं ठाकुर अमरजीत, ये बैच यूपीएससी के लिए बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी वाले कंपल्सरी इंग्लिश लेंगे, आप लोग गलत बैच मत ले लेना। हाउ ओल्ड इज माई चाइल्ड गर्ल? ही इज अराउंड 12-13 है ना, 12-13 के बीच में। चलो नेक्स्ट आओ, एंशियस। देखो ज्यादा पूछोगे ना बेटा वाइफ को तो वैसे ही एंशियस और स्ट्रेस्ड दिखेगी, पता है? देखो देखो क्या है, nervous especially about what may happen. Parents are naturally anxious for the children. अपने बच्चों के प्रति वो naturally anxious होते हैं। Yes बेटा, एसएससी का बैच के लिए बिल्कुल सफिशिएंट, मैं आपको बता देती हूँ, रुको भी 1 मिनट। You seem stressed, यानी आप स्ट्रेस्ड दिख रहे हो। हम लोगों ने 17 पेज तक इसमें देखा है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज सुनो। मैं आपको इतना कुछ सोच के बना के क्यों ला रही हूँ? आपको सिर्फ इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि आप बेटा, एक तो आप 5:30 बजे का बैच नंबर 16 का डेमो देखना, उसमें मैंने सारा रूट से कराया है ना। 20th नंबर जो शीट है, 1 से 20 तक शीट क्लास में कराती हूँ, वो कराया उसमें। और कुछ ऐसे वो कैब मैं कराऊंगी जिसमें करीबन मेरा 6 तैयार हो चुका है GIF, इसको भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। चलो ध्यान से देखो, ये देख के आपको महसूस हो रहा होगा कि जब आपकी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से कहीं बात कर रही होती है तो छुप के ऐसे ही टेढ़ी नजर से और ऐसे ही बना के देखते हो ना। जरा देखो, यही है ना, सुनो, ऐसे ही देखते थे ना तुम जब वो दूसरे लड़के से बात करती थी। मैं अपने स्टाफ का है ना कुछ चीजें जानती हूँ तो उसको चिढ़ाती हूँ। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आ जाओ सुनो। When you feel jealous का मतलब याद रखना, इंग्लिश में कुछ कलर है जो हिंदी से मैच नहीं करता। जैसे कहते हैं गुस्से से लाल होना, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, रेड विथ एंगर, ठीक है? रेड विथ एंगर। उसके बाद डर से पीला पड़ना, तो वो भी है पेल विथ फियर। बेटा मैं कहती हूँ, आज जिस चीज के लिए रो रहे हो ना, कल आप उसको सोच के ना मुस्कुरा दोगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ का ना बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसा पार्ट होगा जो बाद में आपको गुदगुदाएगा। इसीलिए सब कुछ दिल पे मत लो यार, बेचारा दिल इतना कमजोर होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है ना? उसको भी जीने का मौका दो। इसीलिए टेक लाइफ एज इट कम्स, बहुत टेंशन नहीं लेने का। लाइफ भी बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह है, जितना भाव दोगे उतना भाव खाएगी, इसलिए बिंदास जियो। चलो देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने कहा रेड विथ एंगर एंड पेल विथ फियर। बेटा ये दोनों हिंदी टू इंग्लिश है ना? डर से पीला पड़ना, गुस्से से लाल होना। लेकिन अगर आप जेलस की बात करोगे तो वो हिंदी से रिलेटेड नहीं है, ग्रीन वर्ड है, ग्रीन विथ एनवी मतलब जलन, यानी कि जेलस, एनवियस, ग्रीन विथ एनवी एक इडियम है। और इफ आई से व्हाट हैपेंड, यू टर्न्ड ग्रीन, यानी अगर जैसे मैंने तुम्हें अपना रिजल्ट बताया, as soon as you heard my result you turned green, तुम तो बिल्कुल जल भून गए। तो मेरा क्या था, देखो मैंने क्या कहा, यू टर्न्ड ग्रीन। बेटा ग्रीन 2 चीजें दर्शाता है। पहला कच्चापन है ना, आप कहोगे मैम आ जाओ, आप रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया बिजनेस से बहुत कमा लोगे। मैं कहूंगी भाई आई एम ग्रीन इन दैट फील्ड, मुझे नहीं आता कुछ, यानी कि मैं उस फील्ड में कच्ची हूँ। हरा होने का मतलब क्या होता है? कच्चा आम कैसा रहता है? हरा, है ना? लेकिन दूसरा ग्रीन का एक और मतलब है, वो है क्या? उसका मतलब होता है जलना। तो मैंने क्या कहा, जैसे तुमने मेरा रिजल्ट सुना, as soon as you heard my result you turned green, ग्रीन का मतलब हो गया अगेन ग्रीन आइड बोलो, या कई बार ग्रीन ही बोले गए, ग्रीन विथ एनवी बोलो, और मॉन्स्टर का मतलब राक्षस होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोलो। ये सब का सब जलन दिखाता है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल पहला एसएससी का आया हुआ है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर strikes a woman the moment she sees her husband talking to another woman। और इसमें ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मीनिंग पूछा था यार, साफ साफ पता चल रहा है कि महिला जब अपने हस्बैंड को किसी और आदमी से बात कर, किसी और महिला से बात करते हुए देखती है ना, तो क्या होता है, एकदम जल भून के राख हो जाती है। ठीक है, देखो जनरली जितनी यहाँ महिलाएं बैठी होगी सब समझ गई होगी, लेकिन जनरली लड़कों का भी यही हाल होता है। तो भी मैंने कहा ना कि आप ऐसे ही देखते हो ना, जब कोई आपकी फ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से बात करती है तो he turned green with envy when he saw my result। यही तो मैंने आपको बताया। देखो तो
नीतू गुप्ता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, तुम और अंकित यहाँ पे, बेटा सुधर जाओ। ये देखो, इसके कान देखो, ये कान पता किन के होते हैं? गांव में महिलाएं ऐसी बड़ी बड़ी कान लेके घूमती है, कहीं कुछ हो। बेटा जितने भी मोहल्ले की आंटियां होती है ना, उनका आंख सीसीटीवी होता है और कान बिल्कुल ऐसे ही होता है। यू कैन इमेजिन देम, है ना? आंखें सीसीटीवी, खासकर महिलाएं इंडिया की यार, है ना? और कान ऐसे ही। मतलब अगर मैं अपनी मोबाइल में कुछ कर रही हूँ और आप मुझे बोले जा रहे हो, फिर कहोगे मैम आप सुनते ही नहीं हो। मैं कहूंगी गो ऑन, आई एम ऑल इयर्स। मैंने क्या कहा? मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ गो ऑन, आई एम ऑल इयर्स। मतलब ऑल इयर्स, भाई मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूँ जो तुम बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा गो ऑन मतलब बोलते रहो, जारी रखो। आई एम ऑल इयर्स मतलब मैं कान से तुम्हें सुन रही हूँ। अटेंटिव, कॉशियस, केयरफुल, जिंजरली, विजिलेंट। बेटा ध्यान से सुनना। बाकी जो है इतना, ये तो चौकस से रिलेटेड है। जब चौकस होते हो तो आंख और कान दोनों से होते हैं, लेकिन ऑल इयर्स का मतलब होता है जब आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है ना? अलर्ट, वेरी कॉशियस और केयरफुल। अब सुनो, एक क्वेश्चन आया था, लेंड मी ईयर, है ना? याद रखना, वहां पे एन ईयर, द ईयर कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। लेंड एंड ईयर, लेंड मी ईयर का मतलब क्या हुआ कि जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो कान से। देखो, आई एम ऑल ईयर्स व्हेन यू स्पीक, जब तुम बोलते हो ना मैं बहुत अटेंटिव रहती हूँ। द ऑफिसर्स वर विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो चौकस थे। ऑल ईयर्स कान से होते हैं ऐसे, चौकस का मतलब होता है अटेंटिव होना, ठीक है? नेक्स्ट आओ, किसी को शांत करते हो, सूद करते हो, शांत करना। देखो, कीप काम, उसको क्या कह रहा है? शांत रहो। देखो, उसको शांत कर रहा है। पैसिफाई, पैसिफाई से एक और वर्ड याद रखना, एक और याद रखना, पैसिफाई। अभी यूएन या अमेरिका क्या कर रहा है? पैसिफाई कर रहा है किसको? हाँ, इजराइल को। और इजराइल कर रहा है मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पैसिफिस्ट कौन होते हैं? बेटा शांति दूत होते हैं। इसका कहाँ मिलेगा? बेटा इसका भी आपको स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा, और इसको चलाने का तरीका अलग होता है, ठीक है? इसमें नीचे प्ले का आता है, जब उसको करोगे तब ये ऐसे चलेगा, अदरवाइज पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा आपको, ठीक है? इसका पीपीटी अगर आप नीचे प्ले चलाओगे तब ऐसे चलेगा। सुनो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे ये कीड़ा देखो, मक्खी को ये भी पढ़ा रहा है। चलो सुनो ध्यान से, अगर आप कहोगे पैसिफिस्ट तो शांति दूत होता है। देखो पैसिफाई से वर्ड बना है पैसिफिस्ट। मॉलिफाई, अगर आप गुस्सा हो रहे हो बहुत भयानक, तो आई विल ट्राई टू मॉलिफाई योर एंगर, मैं आपके गुस्सा को शांत करने की कोशिश करूंगी, है ना? ठीक है? गांव की महिला एक का चार कर देती है। बेटा देखो बात क्या है ना, सबसे पहले तुम लोग को एक टिप देती हूँ घर में शांति के लिए, ठीक है ना? सुनो ध्यान से, अपनी वाइफ को है ना काम पे लगा दो। कौन सा काम? कहीं भी जॉब पे लगा दो, ठीक है ना? उसको कहो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इतनी स्मार्ट हो, है ना? क्यों घर में रहोगी? उसके कमाई की जरूरत हो चाहे नहीं हो, उसको नौकरी पे लगा दो, घर में शांति रहेगी। वरना देखो खाली दिमाग क्या होगा? तो खाली दिमाग में शी विल बी ऑल इयर्स एंड शी विल बी द सीसीटीवी कैमरा ऑफ दी नेबरहुड। फिर जब आओगे ना शाम को कहेगी सुनिए जी आज पता है ऐसा हुआ था, आज पता है वैसा हुआ था, एंड यू विल बी टायर्ड। अब बिल्कुल थके होगे, आपको मन नहीं करेगा ये सब चीजें सुनने का, लेकिन वो सुनाएगी और नहीं सुनोगे तो बात भी सुनाएगी चार ऊपर से। उससे अच्छा क्या है, वो भी काम करके आएगी, थकी रहेगी। अब पता है क्या है, यहाँ से जब मैं क्लास लेके जाती हूँ तो मुझे मन करता है मुझसे कोई बात ना करे, इतनी ज्यादा मैं थकी रहती हूँ, मुझे मन करता है सब चुप रहे। और उसके बाद कई बार ऐसी बात को लेकर मेरा बेटा मेरे पर एकदम सवार हो जाता है कि तुम तो बात ही नहीं करती हो। क्या बात करूं यार, यहाँ से बात कर करके कुत्ते वाली हालत हो जाती है। और उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे जब क्लास लेके ऑफिस से आती हूँ ना इंस्टीट्यूट से, तो अपने दोनों कुत्तों को देखती है, एक जर्मन शेपर्ड है, एक गोल्डन रिट्रीवर है, ठीक है? क्या खा पी के दोनों आराम से नीचे एसी में पसरा रहता है। तो मुझे देख के लगता है यार अगले जन्म में मुझे कोई अमीर के घर का कुत्ता बना देना, नहीं तो सिंह नहीं बनाना। तो इसलिए कह रहे हैं घर में शांति चाहिए, बीवी को काम पे लगा दो, वो शांत रहेगी, नहीं तो फिर ऐसी रहेगी जैसे तुम बोल रहे हो, एक का चार करने वाली। एस्वेज, एलिविएट, काम डाउन, ये सारे के सारे हैं शांत करना। एलिविएट क्या होता है? मिटिगेट, ठीक है? एलिविएट, मिटिगेट, शांत करना, कुछ चीज कम करना। जैसे अगर आपको मैं कोई दवा दूं और थोड़ी देर में पूछूं बेटा कैसा लग रहा है, कहोगे इट हैज मिटिगेटेड माय पेन, यानी दर्द कम कर दिया। मिटिगेट कम करना, एलिविएट, एस्वेज, मॉडिफाई, समझ में आया? देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, देखो जनरली इंग्लिश में जानते हो
कई बार ऐसे कहते हैं, जब कुछ दिखाना चाहते हो ना कि वो गायब हो गया, तो कहते हैं इट वेंट पुफ। ये जो वर्ड है ना पुफ, बेटा ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है फॉर समथिंग जैसे गायब हो जाना। कई बार आपकी लाइफ में कोई आती है, देन शी इज पुफ, मतलब चली जाती है ना। अभी मैंने फेसबुक पे एक शेयर भी किया, देखना, वो बेचारा रो रहा है। वो नीतीश सरकार से प्रार्थना कर रहा था कि शादियों पर भी वैसे ही लॉकडाउन लगा दो जैसे बाकी चीजों पे लगाया है, क्योंकि 19 मई को मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है ना। तो बहुत सारे लड़के, उसका नाम पंकज है, बहुत सारे लड़कों ने लिखा नीचे कि आज 19 मई है, आज पंकज उदास है। चलो देखो, पुफ मैंने क्या कहा, somebody comes in your life and then one day fine morning she is puff, मतलब she disappears। पुफ का मतलब क्या होता है बेटा, ये पुफ जो है, पुफ जो वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जिसका मतलब है गायब हो जाना। देखो, डिसअपियर या वैनिश इनटू थिन एयर। जैसे मान लो पुलिस कोई चोर का पीछा कर रही है, बहुत दूर से पीछा कर रही है, अचानक चोर कहाँ गया पुलिस को समझ में नहीं आया, तो क्या कहेगा, We chased him, but then he vanished into thin air। ऐसा लगा जैसे हवा में गायब हो गया। देखो ना, हिंदी में सोचो ना, he vanished into thin air, है ना। देखो, disappear। अच्छा, अगर आप कहोगे बेटा सबसे पहले तो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जहां तक मैं जानती हूँ लोग सिर्फ वर्ड लेके आ रहे हैं और समझा रहे हैं, nobody is going to pay so much attention on any GIF जो रिलेटेड से हो, ठीक है। हाँ, पंकज का जलवा चल रहा है पूरे, उसके बाद पंकज के पीछे एक लड़की भी आई, उसके पीछे पूजा आई, तो सबका चल रहा है। देखना ना, हमारे उस पोस्ट के कमेंट्स को पढ़ोगे ना, हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे, ठीक है। चलो, एफेमेरल एंड एवरनेसेंट। देखो, कुछ ऐसे फूल होते हैं बेटा जो सुबह खिलते हैं शाम को मुरझा जाते हैं, तो क्या कहोगे, दीज फ्लावर्स आर एफेमेरल, एवरनेसेंट। एफेमेरल का मतलब क्या होता है, एफेमेरल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी क्षणिक हो, जो क्षणिक हो। जैसे मैंने अभी क्या कहा, somebody comes in your life and one fine morning she is puff, मतलब she disappears into thin air, है ना। So don't run after ephemeral love। मैं हमेशा मना करती हूँ बेटा, these things are ephemeral in your life, है ना। आप कभी बुढ़ापे में आपका जब दांत नहीं रहेगा ना, तो मुस्कुराने का एक कारण हो सकता है, बस that's it, ठीक है ना। सच्चा प्यार कभी पूरा होना ही नहीं चाहिए, you know why? हाँ, नहीं जानते हो, वो जिंदगी भर याद रहता है, ठीक है। अगर पूरा हो जाएगा तो सोचोगे अरे यार यही था जिसके लिए मैंने इतना दिमाग खराब किया, है ना, जिसके लिए मैंने इतने पंगे लिए अपने घर वालों से। समझ में आया। चलो बेटा, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, समझा करो। आ जाओ, एफेमेरल एंड एवरनेसेंट। सो सर्टेन लव, certain relations in this world are ephemeral, evanescent and transient। transient का मतलब अगेन याद रखना, ट्रांस वर्ड बेटा, जब भी ट्रांस होता है ना, दो के बीच में होता है। कई बार लोग कहते हैं मैं ट्रांस की अवस्था में था, इसका मतलब है जब वो पूजा में बैठते हैं तो वो इस दुनिया से भी अलग और उस दुनिया में तो होते ही नहीं है, मर थोड़ी गए हैं, तो दोनों के बीच का जो स्टेज होता है वो ट्रांस कहता है। तो वो ट्रांसिएंट का मतलब ही होता है क्षणिक, जो कुछ क्षण के लिए होता है, ठीक है, समझ में आया। We chased the thief, but he vanished into thin air। हमने चोर का पूछा किया, लेकिन वो थिन एयर में गायब हो गया। Don't compromise for ephemeral pleasure। क्षणिक सुख के लिए कभी भी लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बोलो, क्लियर? क्यों राजकुमार, इंग्लिश के लिए वरीड क्यों हो? देखो, तुम लोग है ना, सबसे पहले बहुत ज्यादा टेंशन मत लो और बहुत हड़बड़ी में भी मत रहो। टेंशन मत लो और बहुत हड़बड़ी में मत लो। देखो, इस कैच को देखकर आपको क्या लग रहा है? आपको कैच देखकर खासकर ये लग रहा है कि जो बैट्समैन था ना, द बैट्समैन हैड अ नैरो एस्केप। देखो, दोनों के बीच में बॉल छूट गया दोनों के हाथ से। द बैट्समैन हैड अ नैरो एस्केप। देखो, द बैट्समैन हैड अ क्लोज कॉल, क्लोज शेप, बाय अ नैरो मार्जिन, बाय अ विस्कर। विस्कर होता है बेटा मूंछ का जो बाल होता है ना जानवरों का, जैसे बिल्ली हो, शेर हो, है ना, तो उसको विस्कर कहते हैं। उतना सा हेयर ब्रेथ, यानी जितना चौड़ा हेयर होता है बस उतना से, यानी कि नैरो मार्जिन से, बहुत थोड़े से अंतर से। देखो, द बैट्समैन हैड अ क्लोज कॉल। जब इस तरह से कैच छूटेगा तो भाई इसकी तो प्राण बच गई, है ना। ही हैड अ नैरो एस्केप व्हेन द ट्री फेल नियर हिम। उसके नजदीक जब ट्री गिरा तो लगा उसको क्या कि नैरो एस्केप हुआ है ना। द कार क्रैश्ड नियर मी। गाड़ी आके मेरे बगल में ही टक्कर मारी है, एंड आई हैड अ नैरो एस्केप, और मेरे प्राण बच गए, ठीक है। बहुत थोड़े से मार्जिन से बचना इज नैरो एस्केप। देखो, क्लियर? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, देखो, आपको खुद देखोगे स्ट्रेट अवे मारा है और बॉल कहां गया पता ही नहीं, क्योंकि कोई दौड़ ही नहीं रहा, देखो, बॉल लेने के लिए, है ना। स्प्लेंडेड शॉट,
सुपर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मैग्निफिसेंट। क्या है ये? जो शॉट की बात कर रहे थे, जैसे ऐसा शॉट मारेगा जो कमेंटेटर क्या चिल्लाएगा? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सुपर शॉट, मैग्निफिसेंट, है ना? देखो, द ताजमहल इज अ स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट, भव्य है, इमारत भव्य है वो। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड है, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जैसे ये जीत के आएगा अगर टीम इंडिया, तो वी कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा, ये स्पोकन की किताब है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो तो परसों 3:30 बजे आप जरूर पढ़ो आके। आप देखोगे स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, देखो किस तरह से स्ट्रेट क्लीन बोल्ड है ना? कोई गलती दिख रही है आपके इस बॉलर के परफॉर्मेंस में? जरा सा भी गलती लग रहा है आपको? लग रहा है इसने कुछ भी गलती की है ना? इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस क्या होगा यार? इसीलिए जब आप बहुत बढ़िया लिख के दिखाते हो, कहीं मैं एक पेन नहीं रख पाती हूं, तो मैं लिखूंगी इमैक्युलेट वर्क, इम्पेकेबल मतलब फ्लॉलेस स्किन। आप चाहते हो रोज क्रीम मलते हो चेहरे पे, क्यों चाहते हो? एक दाग ना हो, है ना? फ्लॉलेस स्किन चाहते हो जिसमें फॉल्ट नहीं हो, गलती नहीं हो, फॉल्टलेस है। रूम एकदम चकाचक है, स्पिक एंड स्पैन है, जरा सा एक धूल का कण कहीं नहीं है। तो मैं क्या कहूंगी? द रूम इज स्पिक एंड स्पैन, है ना? स्नो वाइट, कहानी मैं स्पोकन में देती हूँ स्नो वाइट का। स्नो वाइट की ब्यूटी कैसी थी? फ्लॉलेस। कैसा काम किया उसने यार? बहुत ऐसा काम किया है जिसमें कोई गलती ही नहीं दिख रही है मुझे, एकदम इम्पेकेबल एंड इमैक्युलेट टास्क है उसका। देखो एग्जाम्पल, शी हैज एन इम्पेकेबल कैरेक्टर। आप कहीं उंगली ही नहीं उठा सकते हो, ठीक है? योर परफॉर्मेंस वॉज इमैक्युलेट, इमैक्युलेट एडजेक्टिव, सारा देखो एडजेक्टिव। टायर्ड टू डेथ मतलब बहुत थक गया बेटा, ठीक है? इतना कि जैसे लग रहा है आप एकदम मर जाओगे। देखो सारे सुअर देख रहे हो, है ना? क्या कहते हैं? अगर आप पिग के साथ, है ना, इस तरह से अगर आप गंदगी में लड़ेंगे तो यू विल गेट डर्टी एंड द पिग्स एंजॉय इट। इसलिए कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि वो एंजॉय करेगा, दे आर पिग्स एंड यू विल गेट डर्टी, राइट? तो देखो ध्यान से, क्या है इतना गंदा? यक, इट्स मर्की, ग्रबी, ग्राइमी, एकदम पूरा ऊपर से ग्राइम लगा हुआ है, चट जिसको कहते हैं, है ना? देखो, डोंट वेयर दिस सॉइल्ड शर्ट। सॉइल्ड होता है गंदा, जिसमें सॉइल लगा हो। सॉइल्ड, सॉइल क्या है? मिट्टी, है ना? सन बात नहीं है बेटा, ये डर्ट बात है। दिस इज फिल्दी, यस, सॉड इट मैन, वेरी गुड। ठीक है, देख रहे हो? ग्राइमी, ग्रबी, मर्की, ये सब है गंदा, घृणा से भरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, इस सोल्जर को ध्यान से देखो बेटा, इस सोल्जर को ध्यान से देखो। यू विल फाइंड ये हाथ उठा के ऊपर बाहर आ रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है भाई मुझे गोली मत मारो, है ना? मुझे गोली मत मारो, मैं बाहर आ रहा हूं बस। देखो जरा ध्यान से, सरेंडर कर रहा है आके। और जब किसी को सरेंडर करना रहता है ना, वो उठा के व्हाइट फ्लैग दिखाता है। और वहां व्हाइट फ्लैग आएगा कहां से? कोई व्हाइट फ्लैग लेकर थोड़ी निकलता है, राइट? क्या कर रहा है वो? व्हाइट फ्लैग लेके बाहर नहीं निकल सकता, तो कुछ भी ऐसे से लहरा देगा कि भाई देखो हम सरेंडर कर रहे हैं। नहीं पूछा तो हाथ ही ऐसे लहरा देगा, राइट? दैट मीन्स दे हैव गिवन अप। This soldier and the whole army wants to surrender. They have yielded. They are showing the white flag. Capitulate, relinquish, give up. सबका मीनिंग है छोड़ देना, आत्मसमर्पण कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अवर एनिमीज शोड द व्हाइट फ्लैग। हमारे दुश्मनों ने व्हाइट फ्लैग दिखाया। When our army surrounded them from all sides, जब हमारे आर्मी ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। I won't yield unless I win. जब तक मैं नहीं जीत जाऊं तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब मैं सरेंडर नहीं कर